Firstly, our sincere apologies for sudden cancellation of class yesterday. हमारे बेटे की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना था। इस वजह से लास्ट मोमेंट पे मुझे कल की क्लास को कैंसिल करना पड़ा, राइट। एंड आज भी यार थोड़ा सा उनके हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, तो इस वजह से स्लाइट डिले आ गया। बट नेवरदलेस देर आए दुरुस्त आए, और आज एक गो में नेपोलियन के टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर आपके साथ करने जा रहे हैं, ठीक है। सो शानू, प्रिया, घनश्याम, अमित, सब जने, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, एंड काइंडली कंफर्म कर दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। अच्छा, आवाज आ रही थी आपको? एक्चुअली दिस स्टूडियो इज इन अनदर रूम, बट फिर भी आवाज आ रही थी। चलो, एनीवेज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट, ठीक है। चलिए, आज हमने क्या करना है? आज हम, ओके, तो यार आज के लेक्चर के लिए ना एक डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए तैयार किया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो हमारा डॉक्यूमेंट था ना, उसमें कुछ एडिशंस करके वो डॉक्यूमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया। उसमें नेपोलियन का पार्ट भी ऐड हो चुका है। तो आपको क्या करना है, जस्ट गो टू दिस ग्रुप, CS लाइव ग्रुप अंडरस्कोर UPSC, ठीक है। ये 1 सेकेंड। ठीक है, CS लाइव ग्रुप अंडरस्कोर UPSC पर जाकर आपको बिल्कुल लास्ट में जाना है, ठीक है। और ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड राइज ऑफ नेपोलियन, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड हमने राइज ऑफ नेपोलियन पढ़ना है, तो हम नेपोलियन वाले पार्ट पर यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं सो दैट वी आर एबल टू रीड इट प्रॉपरली, राइट। तो आपके साथ यार मैं साथ साथ टेक्स्ट आपको नजर आता रहेगा, साथ ही साथ इमेजेस भी नजर आती रहेंगी। आई होप, हाँ, इमेजेस भी एडेड है, ठीक है। और कहानी की तरह मैं इसको बताऊंगा, और बहुत ही आराम से पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो नेपोलियन के बारे में आप में से कितने लोग ऑलरेडी जानते हो? पहले से कितने लोग हैं जो जानते हैं नेपोलियन को? काफी लोगों को शायद इसके बारे में काफी कुछ ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि हम हमारी 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज में भी स्कूल के टाइम पर भी इसको काफी ज्यादा पढ़ते थे। बट आपको भी पता है कि एनसीईआरटीज में उतनी डिटेल में कुछ चीजें नहीं दी जाती जितनी की यूपीएससी में चाहिए होती हैं। तो दिस डॉक्यूमेंट इज अ लिटिल मोर इलैबोरेट ऑन राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, आने वाले समय में भी आ सकते हैं, ठीक है। और आजकल क्या होता है कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑप्शनल का तो हमेशा से ही पार्ट था, भले ही जनरल स्टडीज में ये बाद में ऐड हुआ था, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल का हमेशा से ये पार्ट था। और कई बार क्या, अभी रिसेंट ईयर्स में ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो किसी समय में अर्ली 2000s में ज्योग्राफी का ऑप्शनल या हिस्ट्री के ऑप्शनल से कोई क्वेश्चन आता था, अब वो जीएस में आना स्टार्ट हो गया है। लिखने का तरीका काफी अलग होगा, हिस्ट्री में हम अलग तरीके से लिखते हैं, और जनरल स्टडीज की जो हिस्ट्री होती है उसमें अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है। द लैंग्वेज इज रियली सिंपल, राइट। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को एकदम मिनिमल रखने की कोशिश की है, और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ऐड की है जो आपको एग्जाम में काम आ सकती है, ठीक है। सो विदाउट फर्दर अड्यू, सिंपली इसको अब रीड करना, इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, उनका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। जी हाँ, ये जो हमारा आजादी का जो दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, उसी दिन नेपोलियन का भी बर्थडे होता है। बट हम 1947 में आजाद हुए थे, नेपोलियन जो था वो 1769 में पैदा हुआ था, राइट। एंड इसका जन्म एक्चुअली में, राइट, द पर्सन हु वाज सो फेमस इन फ्रांस, इनका जन्म एक्चुअली में इटली में हुआ था। इटली में एक जगह है कॉर्सिका नाम से, कॉर्सिका में अजाशियो नाम की एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये आइलैंड है, ठीक है। बेसिकली दिस पार्ट ऑफ इटली इज आइलैंड। जेनोवा नाम की एक और सिटी स्टेट थी इटली के अंदर ही, तो उसके कंट्रोल में ही आता था। तो अगर आप अपना वर्ल्ड मैप देखोगे तो दिस ग्रीन पोर्शन इज फ्रांस, फ्रांस की बगल में ये लंबा सा कंट्री जो है, ये क्या है? इटली है।
इटली के मैंने दो इंपॉर्टेंट शहरों को रेनेसां करते वक्त भी आपको बताया था, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जब आप एंशियंट सी रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर भी ये दो सिटीज की रेफरेंस आती है, जिनोवा एंड वेनिस। तो ये जो जिनोवा है, जिनोवा का कंट्रोल मेडिटेरेनियन सी में मौजूद यहाँ कॉर्सिका में, ठीक है, दिस पर्टिकुलर आइलैंड, ये ग्रीन कलर का जो आइलैंड है कॉर्सिका, इसके ऊपर कंट्रोल होता था, ठीक है। 1769 में फ्रांस ने जिनोवा के ऊपर एक तरीके से अटैक किया। अब किस रीजन से इनका डिस्प्यूट चल रहा था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, तो उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें बस मोटी मोटी बात यह है कि जिनोवा को ऑक्यूपाई कर लिया गया था, एनेक्स कर लिया गया था बाय द फ्रांस, एंड नेपोलियन यहीं को बिलोंग करते थे, इनका जन्म स्थान यहीं था। अब नेपोलियन के जो फादर थे, ये इटली की कॉर्सिका नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे, जिनका रुतबा इटली में तो काफी अच्छा था, लेकिन जब इटली को फ्रांस ने एनेक्स कर दिया तो वहां पर इनका स्टेटस रिलेटिवली थोड़ा सा डाउन चला गया। ऐसा नहीं है कि इनको एक्सेस नहीं मिलेगा विद द एलीट नोबल्स ऑफ द फ्रांस, लेकिन फिर भी वो जो फ्रांस के नोबल हैं, उनके दिमाग में ये फतूर रहेगा कि हमने तुम्हारे कंट्री को एनेक्स कर लिया, हमने तुम्हारी कंट्री को एक्वायर कर लिया, एंड दैट इज व्हाई वी आर सुपीरियर देन यू। जिसकी वजह से नेपोलियन के साथ ना एक डायकोटमी आएगी। डायकोटमी ये आएगी कि ऑन वन हैंड he will have the access to the best schools and best military training in France, but at the same time there he will be made to feel that you are inferior than us, isn't it? How many of you agree with what I have said? और कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं और समझ में आ गई आपको कि जेनोआ का ये जो कॉर्सिका था, यहां पर नोबल फैमिली को बिलोंग करने की वजह से जब इसको एनेक्स कर लिया फ्रेंच की सरकार ने, राइट, तो ठीक है, एक्सेस मिल जाएगा कि जितने अमीर लोग, एलीट लोग हैं फ्रांस के, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन जाएंगे, तो नेपोलियन की एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो सही हो जाएगी। लेकिन जब ये दिमाग में होगा सभी के कि ये इटली का इसका ओरिजिन है, तो वहां कहीं ना कहीं दिमाग में क्या आ जाता है कि यू आर इन्फीरियर देन अस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नेपोलियन को थ्रू आउट फेस करनी पड़ी। तो ये एक डायकोटमी थी दैट नेपोलियन हैड टू लिव विद, राइट। तो इनका परिवार ज्यादा अमीर भी नहीं था, बस नोबल स्टेटस की वजह से एलीट फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका क्या है, कनेक्ट बन गया। अब ओरिजिनली नेपोलियन का जो नाम था ना, वो इटालियन स्पेलिंग होते थे उसके, राइट। आपने कोई इटालियन कोई चीज बताओ, पेपरोनी, मैकरोनी, है ना, बिटोनी, मिटोनी, इस तरह के नाम होते हैं, राइट। तो इटालियन नेम जो नेपोलियन का था, इट वाज नेपोलियोनी ब्यूनोपार्ट, राइट। तो नेपोलियन ने क्या किया, इसको चेंज करने की ठान ली कि ताकि इसके इटालियन ओरिजिन के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाकर इसको इंफीरियर ना फील करवाए। दूसरी चीज, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म नेपोलियंस कॉम्प्लेक्स? नेपोलियन की ना हाइट भी छोटी थी, राइट। नेपोलियन, उसकी कद काठी जो थी, ही वॉज अ शॉर्ट एंड स्टाउट मैन, राइट। तो अक्सर ये देखा गया है, साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा है कि अगर किसी इंसान की फिजिकल एट्रीब्यूट कहीं ना कहीं अगर लैक करती है, तो वो कंपनसेट करने के लिए इंसान की जो नेचर होती है वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है। और ऊपर से नेपोलियन को क्या क्या झेलना पड़ रहा है, एक जहां जहां वो जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, तो वहां पर फ्रांस के एलीट बैठे हुए हैं, तो वो इसको फील करवाएंगे कि तू एक तो हाइट में भी छोटा रह गया, राइट, और साथ ही साथ तेरी जो फैमिली है, तेरी जो ब्लड लाइन है, वो भी क्या है, हमसे इंफीरियर है। तो अच्छी जगह पे आ तो गया है, लेकिन बुली भी होगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं नेपोलियन के दिमाग में ना एक जुनून पैदा करेगी और इसको रूथलेस बनाएगी, जो कि इसके राइज के पीछे इसका एक पर्सनल रीजन रहेगा, राइट। तो इसने सबसे पहले तो क्या किया कि ये जो फ्रेंच इटालियन साउंडिंग नेम है, इसको फ्रेंच साउंडिंग बना दिया। ही वाज रीनेम्ड एज नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है। तो ये फ्रेंच साउंडिंग बन गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक ये जो ओरिजिन की जो स्टोरी है नेपोलियन की, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज इट क्लियर? घनश्याम कह रहा है कि इटालियन नेम पिज्जा, पेपरोनी पिज्जा, है ना। मार्गरेट नहीं, मार्गरेटा, आई डोंट नो। यहां तक क्लियर? क्लियर टाइप करते रहना भाई, ठीक है। एंड हाँ, बढ़िया, थैंक यू घनश्याम, थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। अब यार, नेपोलियन का जो राइज है ना, वो राइज होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था इनका मिलिट्री सर्विस में होना, राइट। इनका मिलिट्री सर्विस में अगर ये ना आते, तो नेपोलियन के लिए बड़ा मुश्किल होता टू रीच सच अ लेवल जहां पर वो फ्रांस को लीड कर सकते थे। तो 9 साल की उम्र में नेपोलियन कॉर्सिका से, कॉर्सिका को आपने देख लिया, ये मेडिटेरेनियन सी में था, राइट। फ्रेंच कंट्रोल यहां पे स्टार्ट हो गया। अब 9 साल की उम्र में नेपोलियन अपनी स्कूलिंग के लिए कहां चले गए, फ्रांस के मेनलैंड पे चले गए।
और ठीक स्टूडेंट थे, अच्छे स्टूडेंट थे, ब्राइट स्टूडेंट थे, तो इनको रॉयल स्कॉलरशिप भी मिली, राइट? तो फ्रांस में मेनलैंड पे इनकी स्कूलिंग हो रही है। अब आप ही बताओ कि ऐसे बच्चे के साथ क्या सलूक करते हैं उसके क्लासमेट्स जब वो हाइट में छोटा हो, राइट? दूसरी जगह से आया हो और साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी हो, है ना? तो थोड़ा-सा परेशान और बुली करते हैं। बट एनीवेज़ नेपोलियन को ना वो मतलब इसी चीज़ ने उसको थिक स्किन्ड बनाया कि उसको फ़र्क पड़ना बंद हो गया एक पॉइंट के बाद। 1784 में नेपोलियन ने क्या किया? मिलिट्री जॉइन कर ली, ठीक है? व्हाट डिड ही जॉइन? ही जॉइन्ड द फ्रेंच मिलिट्री कॉल्ड एज़ एकोल मिलिटाire इन फ्रांस, ठीक है? ये बेसिकली अकेडमी थी, मिलिट्री अकेडमी थी। जैसे हमारे यहाँ एनडीए है, राइट? उसी तरह से 1784 में महज़ 15 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में तुम लोग क्या कर रहे थे? कभी सोचना, है ना? तो 15 साल की उम्र में नेपोलियन जो है, वो एकोल मिलिटरी इन पेरिस, एकोल मिलिटायर एकोल मिलिटायर इन पेरिस, यहाँ पर इस मिलिट्री अकेडमी को जॉइन कर लेता है। 1785 में 16 साल की उम्र में नेपोलियन क्या है कि अपने टैलेंट की वजह से लेफ्टिनेंट बन जाता है इन दी फ्रेंच आर्टिलरी। आर्टिलरी क्या करती है? तोपें और कैनन्स, इसको कंट्रोल करती है। ये इनकी स्पेशलिटी होती है। आर्टिलरी, इट्स ऑल अबाउट कैनन्स, राइट? तोपें, है ना? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इस चीज का लिंक अभी आगे जाके बनेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक मैं ड्रॉ करूंगा, इस चीज को याद रखना। 16 साल की उम्र में फ्रेंच आर्टिलरी में ये सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए, ठीक है? तो एक ठीक ठाक अंबल बिगिनिंग इनकी शुरू हो गई, ठीक है? इनके अर्ली ईयर्स जो थे आर्मी में, कुछ ऐसा नहीं था कि इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया। एक अंबल बिगिनिंग हो गई, मॉडेस्ट थे, पढ़ने लिखने का इनको शौक होता था और मिलिट्री में रहते हुए अभी क्या है, ये सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जब मौका मिलेगा फिर लीडरशिप दिखाएंगे। तो यहां पर इनका ज्यादातर टाइम जो था मिलिट्री थ्योरीज को स्टडी करने में लगता था और इतिहास को पढ़ने में लगता था, ठीक है? तो थ्योरेटिकल नॉलेज और कौन सी लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में किसी के हारने का क्या कारण था, इन सारी चीजों का अध्ययन करते थे नेपोलियन, राइट? अब इनके पास इनका अब अर्ली मिलिट्री करियर स्टार्ट हो चुका है और इनके पास अब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अपॉर्चुनिटी कब आई? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, ये नेपोलियन के लिए और बहुत से लोगों के लिए क्या था? एक टर्निंग पॉइंट था। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। व्हाई वाज इट अ टर्निंग पॉइंट? कोई गेस कर सकता है? वैसे तो दिख ही रहा है बोर्ड के ऊपर। एक्चुअली क्या था कि नेपोलियन ने यहाँ पर, राइट, जब वो 16 साल के थे, राइट, 1784 से लेके 1789 के बीच कुछ बहुत ज्यादा ना इंटरेस्ट नहीं दिखाया मिलिट्री को लीड करने के लिए, स्ट्रैटेजीज डिवाइस करने के लिए। आराम से अपना काम कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये था क्योंकि नेपोलियन कहीं ना कहीं ऐसा मानते थे कि क्योंकि ये एक पावरफुल फैमिली को बिलोंग नहीं करते, जिनकी एक अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड हो, तो इस वजह से क्या है कि ये चाहे कुछ भी कर लें, ही वोंट बी एबल टू राइज टू द गुड रैंक्स इन मिलिट्री। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन किसके अगेंस्ट फाइट हुई थी? उसके मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब ट्रिगर हुई थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ही ये था कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स यानी कि लार्ज लैंडेड कम्युनिटी, लार्ज लैंड ओनिंग नोबल्स और एरिस्टोक्रेट्स होते थे, ये लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे थर्ड एस्टेट के लोगों को। तो इन जनरल फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर हम देखें तो इट वाज अ रिवोल्ट ऑफ द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट अगेंस्ट द पीपल ऑफ फर्स्ट टू एस्टेट्स एंड द किंग हिमसेल्फ। तो इस वजह से क्या है कि मिलिट्री में ये जो अरिस्टोक्रेटिक ऑफिसर्स की क्लास हुआ करती थी, ये डिस्टेबलाइज हो गई। और उस टाइम पे मिलिट्री में क्या है कि टैलेंटेड कॉमनर्स सच एज नेपोलियन हिमसेल्फ, ऑल्दो ही वी कैन नॉट कॉल हिम कॉमनर इन जनरल, मतलब बिल्कुल टिपिकल कॉमनर तो नहीं थे, लेकिन हाँ, अरिस्टोक्रेटिक क्लास के मुकाबले इनका स्टेटस जो था वो एक आम आदमी के जैसा ही था। तो अब यहां पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, इधर इनको मौका मिलेगा कि ये अरिस्टोक्रेटिक, ये जो नेपो किड्स होते हैं ना, नेपो किड्स को पीछे करते हुए अपने टैलेंट और अपनी मेरिट के दम पे आगे बढ़ेंगे, राइट? अब मेरिट के दम पे जब इनको यहां पे मौका मिला, इस चीज को भी मैं अभी आगे लिंक करूंगा। तो सो फार आई हैव टोल्ड यू टू थिंग्स। एक, नेपोलियन आर्टिलरी के लेफ्टिनेंट से इन्होंने अपनी मिलिट्री करियर की शुरुआत की थी। दूसरी चीज, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इनको अपनी मेरिट के दम पे आगे बढ़ने का मौका दिया। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद इनको अब अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट होंगी टू
राइज, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज मिलनी इनको स्टार्ट होंगी। ये अपॉर्चुनिटी सबसे पहले टूलन के जब पोर्ट सिटी में रिबिलियन होता है तो वहां पर होती है। फ्रांस में ना देयर वाज अ प्लेस, फ्रांस के साउथ सर्दर्न पार्ट में, ठीक है, ये मैप हम देखते हैं, राइट, ये फ्रांस का पूरा एरिया है और यहाँ पे इटली शुरू हो जाता है। तो फ्रांस के ये, ठीक है, ये फ्रांस का एक छोटा सा एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये अपर फ्रांस यहाँ पे है, ठीक है, फ्रांस के इस रीजन में, राइट, यहाँ दिस इज द पोर्ट सिटी ऑफ टूलन, ठीक है, दिस इज द पोर्ट सिटी ऑफ टूलन। इसको टूलों भी कह देते हैं, टूलन भी कह देते हैं, एक ही बात है। 1793 में यहां पर क्या हुआ कि इधर के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, राइट, क्योंकि जब रेवोल्यूशन हुई तो आपको भी पता है कि जब रेवोल्यूशन होती है तो साथ ही साथ क्या आती है, अराजकता भी आती है। जस्ट इमेजिन कि अगर मान लो एसएससी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पता है ना सभी को, एसएससी में बहुत गड़बड़ हो रही है। मतलब एक चीज जिसको लेकर मतलब पिछले 10 सालों में अगर कोई हम एक चीज देखें ना जो बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट हुई है, वो हुई है हमारे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को कंडक्ट करवाने की व्यवस्था। तहस नहस हो चुकी है। कोई एक एग्जाम नहीं है जो ढंग से कंडक्ट करवाया जा रहा हो। यूपीएससी के ऊपर लोगों को भरोसा था, उसमें भी हमें पूजा केडकर जैसे इंसिडेंट्स, ठीक है, एंड सेवरल ये जो फेक सर्टिफिकेट्स वाली प्रॉब्लम्स ये नजर आ रही हैं। फॉर्म भरने के प्रोसेस को कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिए, राइट। तो ये गड़बड़ एक तरीके से चल रही है प्रतियोगी परीक्षाओं की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस सब में लोगों का रिवोल्ट, राइट, इफ दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट अगर रिवोल्ट की शेप ले ले, लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, नहीं हमने कॉन्स्टिट्यूशन ही नया बनाना है क्योंकि पिछला कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत बना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के बाद से अब तक 100 से ज्यादा बार जिसको अमेंड करना पड़ गया, राइट, और ऊपर से जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था उसमें भी 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स करनी पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। तो फिर इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, तो हमें नए, अगर मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होना चाहिए, बट हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए तो उसमें फिर क्या होगा। उसमें एक पॉइंट के लिए तो अराजकता आएगी ना, आपका भी जो पेपर होना है अगले साल की मई से प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए इस टर्बुलेंस की वजह से। तो जब ऐसी टर्बुलेंस आती है तो देयर विल बी सम पीपल हु इन द होप ऑफ मेकिंग थिंग्स बेटर, वो कहेंगे कोई बात नहीं है, थोड़ी देर की पेन है, इसको झेलेंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं यार, ये तरीका नहीं है चीजों को ठीक करने का, कि हम एक गलत को ठीक करने के लिए 100 और गलत करेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि शायद ठीक हो जाए चीजें। जो मैंने बात बोली समझ में आ गई? बताइए, है ना। तो इस वजह से फ्रांस के इस टूलो नाम के पोर्ट सिटी में क्या है कि बहुत से लोग जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, और ऐसे में वो चाहते थे एक स्टेबल सरकार यहां पर हो। तो उन्होंने ना ब्रिटिश फोर्सेस की मदद की, ठीक है, ब्रिटेन को पता था कि फ्रांस में इंस्टेबिलिटी है तो वो भी इस चीज का फायदा उठाना चाहता था। तो ब्रिटिश फोर्सेस की एक तरीके से हेल्प की, राइट। ब्रिटेन भी कोशिश करना चाहता था कि अगर ये एक्वायर होता तो हम एक्वायर करके रख लेंगे, राइट, मेनलैंड यूरोप में भी हमारी टेरिटरी आ जाएगी। तो यहां पर नेपोलियन एक यंग आर्टिलरी कैप्टन थे। ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड रिकैप्चरिंग द सिटी। तो अंग्रेजों से इन्होंने फाइट की और सिटी को रिकैप्चर कर लिया, राइट। इनकी इस एक्शन ने, जो उस समय की गवर्नमेंट थी, राइट, बेसिकली क्या थी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इनका राज चल रहा था, राइट। तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुए और सिर्फ 24 साल की उम्र में नेपोलियन को क्या बना दिया, ब्रिगेडियर जनरल बना दिया। जस्ट इमेजिन 24 साल का ब्रिगेडियर जनरल नेपोलियन। बड़े विरले लोग हुए हैं, राइट। और ये फ्रांस का पूरा मैप है, ठीक है, और ये इसकी साउथ ईस्टर्न काउंटी में, यहाँ पर बिल्कुल साउथ में टूलोन की जगह है, राइट। तो रॉबेस्पियर के जो भाई थे, आई थिंक हिज नेम वाज ऑगस्टीन रॉबेस्पियर, आई थिंक, राइट। खैर इनका नाम जरूरी नहीं है, रॉबेस्पियर का भाई भी लिख सकते हो आप अपने आंसर्स में। तो जब रेडिकल जैकोबिन फेज चल रहा था तो डी फैक्टो रूलर, डी फैक्टो पावर जो थी फ्रांस की सरकार की, ठीक है, क्या, विच एंटिटी वाज गवर्निंग फ्रांस ड्यूरिंग दिस टाइम, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में। एक बार जरा देखना चाहता हूं कि अभी तक फ्रेंच रेवोल्यूशन की जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं क्या आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। किसका राज चल रहा था बेटा यहाँ पे, शाबाश बताइए, किसका राज चल रहा था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर तो देखो डी फैक्टो रूलर था, जैकोबिन क्लब जो था वो उसका कंट्रोल था, लेकिन
एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस कौन रूल कर रहा था? डायरेक्टरी। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, इट वॉज द डायरेक्टरी। ठीक है, 5 लोग थे डायरेक्टरी में, राइट, एंड देयर वाज नो वन फिक्स्ड रूलर। तो ये डायरेक्टरी बेसिकली क्या है, रिपब्लिक बन गई थी। तो जब हमारा ये लुई 16 को गुलिटीन कर दिया गया था, तो डायरेक्टरी के पास सारा का सारा पावर, सारा का सारे कंट्रोल आ गई थी। ठीक है, अब उसमें भी जैकोबिन्स क्लब के मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के पास डी फैक्टो पावर थी। तो उस ही यूज्ड टू कॉल शॉट्स, एंड ही, जो इसकी मर्जी है, जो इसको पसंद है, वो राइज कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टरी के ऊपर भी इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। और रॉबस्पियर के भाई को क्योंकि नेपोलियन काफी पसंद आया इस टूलों को वापस रीगेन करने की वजह से, तो इसलिए रॉबस्पियर का सपोर्ट, रॉबस्पियर का आशीर्वाद अगर नेपोलियन पे आ गया, तो इसी वजह से 24 साल में ये ब्रिगेडियर जनरल बन गया। ठीक है, यहां तक सो फार सो गुड। एवरीवन प्लीज टेल मी, सो फार सो गुड? कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, आप इसको ऐसा समझो कि मैं कहानी बता रहा हूं आपको। ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू विजुअलाइज कि उस समय पर फ्रांस कैसा होगा, ऐसे धुआं उड़ रहा होगा, आग उग लगी होगी इधर लेफ्ट राइट, सड़कें जो हैं वो पुराने जमाने की, वो ब्रिक्ड रोड्स। आज की तो मेटल रोड्स होती है ना, पूरी लुक और बजरी को यूज करके बनाया जाता है, टार को यूज करके बनाया जाता है आसफल्ट को। उस टाइम पे वो ईंटों को, टाइल्स को, राइट, बर्न्ड ब्रिक्स की टाइल्स को यूज करके फ्रेंच रोड्स बनाई जाती थी। ठीक है, वो इमेजिन करना बड़ा मजा आएगा, एंड दैट इज व्हाई आई ट्राइड टू ऐड सम पिक्चर्स, ताकि आपकी इमेजिनेशन की पावर थोड़ी सी एनहांस हो जाए। ठीक है, अब ये सब कुछ चल रहा है, राइट, बट आपको पता है कि जो आया है वो जाएगा, फिर वो जाएगा, उसकी जगह कोई और आएगा, फिर वो भी चला जाएगा, फिर कोई और आएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। हिस्ट्री हमें साफ बताती है कि नो बडी इज इनविंसिबल। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचने की भूल करता है ना कि वी आर इनविंसिबल, तो इसका मतलब उसका अंत और नजदीक आने वाला है। नो बडी इज इनविंसिबल। ठीक है, हाँ, घनश्याम ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, नॉटी बॉय घनश्याम। आप बता रहे हो कि नेपोलियन मूवी हाँ नेटफ्लिक्स पे है, तो उस मूवी में उनकी एक मिस्ट्रेस के पीछे आधी मूवी खत्म कर दी। हाँ, पर मिस्ट्रेस के ऊपर यूपीएससी में सवाल नहीं आएगा बल्कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली इररिलेवेंट है वो। है ना, तो ये मूवीज जो है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती हैं। बहुत से लोगों ने तो वो ट्रेलर देख के बस उसी के चक्कर में देख ली वो मूवी है ना। एंड सम ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस बैचेस वो कहते हैं कि सर हमने तो वो मूवी देखनी, हमें लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत काम की है। उन्होंने बस उसी चक्कर में मुझे भी मोटिवेट कर दिया कि मैं भी देख लूं, बट कुछ मतलब है इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये कहानियां बताने के लिए बड़ा मजा आता है, बट अदरवाइज तो भाई, अगर जिंदगी में 3 घंटे हैं, 2.5 घंटे हैं हमारे पास, तो हम कुछ और उसको यूज कर सकते हैं। एनीवेज, तो अब क्या है, नेपोलियन ब्रिगेडियर जनरल बन चुके हैं, पावरफुल बन चुके हैं, रॉबस्पियर का राज चल रहा है डी फैक्टो। लेकिन अब रॉबस्पियर का भी अंत होगा। तो 1794 में रॉबस्पियर को भी गुलिटीन कर दिया गया था। क्यों किया था रॉबस्पियर को गुलिटीन? क्योंकि रॉबस्पियर आयरन, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी फॉलो करना स्टार्ट हो गया था, जहां पर किसी के ऊपर भी अगर इस आदमी को शक पड़ता था कि ये मेरे अगेंस्ट हो सकता है, तो वो उसको मरवा देता था या जेल भिजवा देता था। तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, दे रियलाइज्ड कि एक तानाशाह को खत्म हमने किया और ये एक नया तानाशाह हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो रॉबस्पियर को खत्म करना जरूरी है। तो बहुत से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ही रॉबस्पियर को खत्म करना चाहते थे। सो दैट इज व्हाई उसके ऊपर ट्रीजन के चार्ज लगे, ही वाज फाउंड गिल्टी एंड कॉन्सिक्वेंटली गुलिटीन। जब रॉबस्पियर को गुलिटीन किया गया, तब सबसे पहली नजर किस पे पड़ी? नेपोलियन के ऊपर, कि भाई ये नेपोलियन के ऊपर रॉबस्पियर फैमिली का खास आशीर्वाद बना हुआ था, इसको भी चक्को, इसको भी उठाओ, ये भी हमारी रेवोल्यूशन का दुश्मन है, राइट। तो थोड़ी देर के लिए रॉबस्पियर की डेथ के बाद नेपोलियन को जेल भेज दिया गया था। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन में यही पता लगा कि नो डाउट रॉबस्पियर ने बहुत सारे इलेजिटिमेट काम किए टू एंश्योर दैट ही रिमेन्स इन पावर, लेकिन उस कामों में नेपोलियन ने किसी भी तरह से ऐसा साथ नहीं दिया। इफ एट ऑल, इंटरनल टर्मोइल के समय पर नेपोलियन ने फ्रांस को उसके एक्सटर्नल एनिमीज से प्रोटेक्ट करने का काम किया, जैसे कि टूलो में ब्रिटिश वाज ट्राइंग टू मेडल इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ फ्रांस, बट नेपोलियन स्टॉप्ड ब्रिटिश। तो जब ये कोई चार्जेस प्रूव हो नहीं पाए, एविडेंस मिली नहीं,
तो 1795 में नेपोलियन को वापस रीइंस्टेट कर दिया गया इन दी आर्मी, ब्रिगेडियर जनरल अभी भी है, ठीक है, राइट। इसके बाद क्या होता है, 5 अक्टूबर 1795 को एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 13 वेंडेमायर। वेंडेमायर क्या है, ये क्या होता है, ये महीने का नाम है फ्रेंच लैंग्वेज में ना। दिस इज द फर्स्ट मंथ ऑफ फ्रेंच कैलेंडर, ठीक है। एंड ये कौन सा साल है, 6th ईयर है ना, 13th वेंडेमायर ऑफ ईयर 8, राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है ऐसे ईयर 1 ईयर 2 इस तरह से चलते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक लैंडमार्क इंसिडेंट मान लिया था, राइट। जैसे जीसस क्राइस्ट के जन्म को 0 मानते हैं हम, कि उस समय उस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके आगे के साल एनो डोमिनो या कॉमन एरा, उससे पहले के बिफोर क्रिश्चियनिटी या बिफोर कॉमन एरा बीसीई, ठीक है। तो 13 वेंडेमायर इट इज इक्विवेलेंट टू 5 अक्टूबर 1795। 5 अक्टूबर 1795 को बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, और अपने मेंस के आंसर में यू कैन राइट 13 वेंडेमायर इंसिडेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ईयर 1795 याद रखना है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के हिसाब से कौन सा ईयर पढ़ रहा है उसकी जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में मेंस के आंसर में अगर 13 वेंडेमायर ये नजर आ गया, तो एग्जामिनर को ना ये एक एहसास होता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्रीज ने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़कर नहीं की, इसने एक्चुअली अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, इसलिए इसको पता है। नहीं पढ़ी हमने बताना थोड़ी ना किसी को, मैं तो नहीं बताऊंगा एग्जामिनर को कि तुमने नहीं पढ़ी, राइट। बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि एग्जामिनर को लगे कि तुमने पढ़ी है। तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी यूज कर लेना, 13 वेंडेमायर। अब ये इंसिडेंट ऐसा था कि वो लोग जो एनार्की के अगेंस्ट हैं, रॉबस्पियर को खत्म करने के बाद भी क्या है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, और रॉबस्पियर को खत्म करने के बाद दोबारा एनार्की आएगी, क्योंकि जब जब सत्ता जाती है ना, तो एक वैक्यूम आता है, उस वैक्यूम को फटाफट फिल करना जरूरी होता है, अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाती है। आपको पता है ये जो आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे कंट्री में सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ जनता जो भी बोले इसके बारे में। जनता तो हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेगी चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप लोग नहीं एग्जिस्ट करोगे, यू पीपल, यू सिविल सर्वेंट्स, इफ यू डू नॉट एग्जिस्ट, तो हमारा देश हमेशा वल्नरेबल रहेगा कि जब जब इलेक्शन होके नई सरकार आएगी तो अराजकता फैल सकती है। बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, और उस कंटिन्यूटी की वजह से देयर इज पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। तो जब तक डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई नो इट्स नॉट द परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। डेमोक्रेसी के बारे में मैं टाइम टू टाइम उल्टा सीधा भी बोल देता हूँ कई बार, राइट, इसमें लिमिटेशंस हैं, लेकिन आउट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है। तो जब तक तो देखो डेमोक्रेसी का झंडा चल रहा है दुनिया में, जब तक हम इससे बेहतर सरकार ढूंढ नहीं पाते, तब तक भारत में ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये नहीं रहेगी तो फिर कॉन्स्पिरेसीज, इंटरनल डिस्प्यूट्स, सिविल वॉर, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब रॉबस्पियर को गुलिटीन कर दिया गया, तो उसके बाद फ्रांस के वो लोग जो चाहते थे कि बर्बन डायनेस्टी ही वापस आए, क्योंकि एटलीस्ट राजकता तो थी वहां पे, अराजकता तो नहीं थी, राइट। तो उनको क्या कहते हैं, रॉयल फैमिली के सपोर्टर्स को कहते हैं रॉयलिस्ट्स। तो इन रॉयलिस्ट ने ना पेरिस में पावर हथियाने की कोशिश की, राइट। तो यहां पर क्या हुआ कि रॉबस्पियर हट गया, डायरेक्टरी अभी भी है, तो डायरेक्टरी की पावर जाने वाली थी, राइट। रॉयलिस्ट्स वांटेड टू सीज द पावर, तो डायरेक्टरी ने अपनी पूंछ बचाने के लिए फटाफट नेपोलियन को बुलाया, राइट। एंड नेपोलियन ने क्या किया, ही क्रश्ड दिस इन्वेजन, या ही क्रश्ड दिस यूसरप्शन ऑफ पावर, राइट। और इसमें ये लोग ना पेरिस के बहुत पास आ गए थे, तो रॉयलिस्ट्स की आर्मी को रोकने के लिए, मतलब इतनी क्लोज आ गए थे कि इनको रोकने के लिए नेपोलियन ने स्पेशल कैनन्स का इस्तेमाल किया। उन कैनन्स को ग्रेप शॉट कहा जाता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ग्रेप शॉट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अंगूर देखे आपने, अंगूर क्या होता है, गुच्छे में होता है, ठीक है। तो अंगूर का गुच्छा अगर फटेगा, ठीक है, जस्ट इमेजिन अंगूर का गुच्छा है, उसमें हमने दिवाली का एक वो सुर्री वाला पटाखा डाल दिया, ठीक है, और वो फटेगा तो क्या होगा, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। दिवाली वैसे भी मतलब अभी तो काफी दूर है, बट इट फील्स जैसे आने वाली है। अंगूर जो होते हैं उसके बीच में आपने वो दिवाली का पटाखा सुर्री वाला ऐसे घुसा दिया, वो फटेगा तो क्या होगा, अंगूर ऐसे फुच करके इधर उधर बिखर जाएंगे।
तो ये जो ग्रेप शॉट कैनन होता है ये भी इसी तरह का काम करता है। इसमें क्या रहता है, ठीक है, धमाका होता है और वो अंगूर इधर उधर फटते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है शॉटगन। शॉटगन में क्या होता है कि अगर वो शॉटगन छक छक करके डिशकाम मालूम है, राइट, तो उसमें भी क्या है कि छर्रे निकलते हैं, राइट। इवन पैलेट गन्स जो आपने सुनी है, हालांकि इंडिया में बैन हो चुकी है, पैलेट गन्स में भी क्या होता था कि ऐसे हवा में ठुच करके मारते थे तो पैलेट भी बर्स्ट होता था और भीड़ में कितने सारे लोगों के, किसी की आंख में, कान में, नाक में ये पैलेट्स बजते थे, ठीक है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए यूज करते हैं। तो नेपोलियन ने यहां पर ग्रेप शॉट कैनन का इस्तेमाल किया, जहां पर एक तोप का गोला इसी तरह से फट रहा है, ठीक है। तो जब रॉयलिस्ट्स बहुत पास आ गए थे नेपोलियन की आर्मी को ध्वस्त करने के लिए, तो नेपोलियन डिड नॉट फील शाय टू आउस्ट दीज पीपल, राइट। बेरहम, कोई लिहाज नहीं, राइट। और कहीं ना कहीं इनके जो बचपन में ये एरिस्टोक्रेट्स ने इनको बुली किया और जिसकी वजह से थिक स्किन्ड बने, तो उस वजह से इन्होंने कहा कि कोई लिहाज नहीं, पास आ रहे हैं, तोप का गोला लोड करो, चलाओ, ध्रुच। इन्होंने तोप का गोला चलाया और वो तोप का गोला ऐसे फुच करके, राइट, आई एम मेकिंग टू मनी साउंड आई नो, बट ऐसे डिस्पर्स होता था तो कितने सारे सामने जो रॉयलिस्ट थे एक झटके में खत्म, राइट। और यहां पर नेपोलियन की आर्टिलरी स्किल्स हेल्प्ड टू सेव द डायरेक्टरी इन पेरिस, सेव द गवर्नमेंट इन पेरिस, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज कॉल्ड एज 13 वेंडिमायर इंसिडेंट। यहां तक क्लियर है, मजा आ रहा है, राइट। इस इंसिडेंट को क्योंकि ये पेरिस में हो रहा था, तो सबने अपनी आंखों के सामने देखा कि क्या किया नेपोलियन ने। और जब डायरेक्टरी ने देखा कि हमारी सरकार बचाने में इस आदमी ने हेल्प की, ही टर्न्ड आउट टू बी अ नेशनल हीरो एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ द इंटीरियर, ठीक है। तो फ्रांस को प्रोटेक्ट करने वाली जो इंटीरियर आर्मी थी उसका कमांडर ये नेपोलियन बन गया, राइट। तो दिस वाज अनदर लैंडमार्क इंसिडेंट और यहां पर क्लियरली इनके बचपन और इनकी बैकग्राउंड का इंपैक्ट भी हमें नजर आ रहा है, राइट। इसके बाद इटालियन कैंपेन होता है, इटालियन कैंपेन, ठीक है। अब क्या होता है कि 1796 में जब नेपोलियन अब 26 साल का हो गया, ये कमांडर बन चुका है आर्मी का, ठीक है। ही इज द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ इंटीरियर। एंड इसी के साथ साथ ना फ्रांस में ये सारी चीजें जो चल रही थी, तो फ्रांस ने अपने पूरे यूरोप में दुश्मन भी बना लिए थे, क्योंकि ये फ्रांस की रेवोल्यूशन जो थी ये धीरे धीरे दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी फैलना स्टार्ट हो गई। और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ना फ्रांस को डिफीट करके वहां पर एक फेवरेबल गवर्नमेंट को रीस्टैब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। ये इसमें कोई शक तो नहीं है, ऐसा हो जाता है ना कि जब फ्रांस में लोगों ने रेवोल्यूशन की, एक चुनी हुई सरकार, रिपब्लिक, बेसिकली अगर रिपब्लिक गवर्नमेंट को बिठा दिया, अब ये रिपब्लिक गवर्नमेंट की जो बातें हैं ये दूसरे कंट्रीज में भी फैल रही हैं और वहां पर उनके राजाओं को डर लगना शुरू हो गया कि यार हमारा भी हाल कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो कोशिश करेंगे कि जड़ से अगर मुसीबत को मिटाना है तो फ्रांस को कैप्चर करो और वहां पर फेवरेबल गवर्नमेंट को बिठाओ ताकि फ्रांस ठंडा हो जाए, शांत बैठे और हमारे लोगों को भी पता लग जाए कि ये सब छुटमुट चीजें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, राजा राजा होता है, हमेशा रहेगा, ठीक है। तो 1796 में क्या होता है जब ये 26 साल का हो जाता है, ठीक है, तो इटली, ऑस्ट्रिया, ये ना एक अलायंस बनाते हैं, इटली एंड ऑस्ट्रिया। पिडमोंट बेसिकली इटली में ही एक जगह है, तो इटली, पिडमोंट, ऑस्ट्रिया, ये एक अलायंस बनती है एंड इनका ऑब्जेक्टिव है कि फ्रांस को एनेक्स करें और फेवरेबल गवर्नमेंट वहां पे बिठाएं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, बहुत से लोगों को शायद ये पता हो, ऑस्ट्रिया स्पेशली इंटरेस्टेड था टू एनेक्स द फ्रांस, एनी रीजन? इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये जो मैडम थी ना, मैरी एंटोइनेट, लुई बर्बन द 16th की वाइफ, जिसने कहा था कि इफ दे कैनॉट बाय ब्रेड, पुअर पीपल, इन्फ्लेशन की वजह से इफ दे कैनॉट बाय ब्रेड व्हाई डोंट दे ईट केक। ये मैडम जो थी ये ऑस्ट्रिया की शहजादी थी। तो जब ऑस्ट्रिया ने देखा कि भाई हमारी बिटिया रानी की हमने विदाई की थी, तो वो तो गुलिटीन कर दिया, बिटिया रानी का सिर इधर गिरा हुआ है, धड़ उधर गिरा हुआ है ना, और हस्बैंड भी गया, तो इनको एक्स्ट्रा कॉशन मेंटेन, इनके मन में ना बदले की भावना भी थी और साथ ही साथ ये सोच रहे थे कि ऑस्ट्रिया भी इन डेवलपमेंट से इंपैक्ट ना हो जाए। सो कॉन्सिक्वेंटली ऑस्ट्रिया ने ना लीड ली और इस समय पर ऑस्ट्रिया सबसे पावरफुल कंट्री था मतलब यूरोप का, ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, ठीक है। वन ऑफ द रीजन बीइंग कि सेंट्रल रीजन, सेंट्रल यूरोप में इसकी ना बहुत बड़ी टेरिटरी थी। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर टेरिटोरियली
काफी पावरफुल, काफी स्ट्रांग था, राइट, रिसोर्सफुल था, एंड दैट इज वाई अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी इसकी। तो यहां पर इन्होंने फ्रांस को डिफीट करने की कोशिश की, लेकिन फ्रांस ने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करके क्या पता लगा कि इटली की कुछ आर्मी जो है वो डिफीट होगी, और उस डिफीटेड आर्मी का चार्ज जो है वो नेपोलियन को दे दिया। ठीक है, और इटली में जो फ्रांस की टुकड़ी है उसका चार्ज भी जो है वो नेपोलियन को दे दिया, राइट। अब नेपोलियन के पास एक छोटी सी आर्मी है, थोड़े से रिसोर्सेज हैं, बट उसके बावजूद ऑस्ट्रिया जैसे बड़े कंट्री को इन्होंने डिफीट कर दिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया और इटली के जो पिडमोंटीज फोर्सेस थी, पिडमोंट को बिलोंग करने वाली फोर्सेस, एक बहुत जबरदस्त कैंपेन में नेपोलियन ने इन दोनों फोर्सेस को डिफीट कर दिया। यहां तक सो फार सो गुड। डिफीट करने के बाद 1797 में देयर इज अ प्लेस कैंपो फोर्मियो। ठीक है, कैंपो फोर्मियो नाम की एक जगह है, यहां पर ऑस्ट्रिया के साथ वॉर खत्म हुई, टेरिटोरियल गेन्स मिले फ्रांस को, और फ्रांस ने बेल्जियम, लोम्बार्डी और राइन नदी का जो लेफ्ट बैंक है वो एरिया एनेक्स कर लिया, राइट। तो नेपोलियन ने क्या क्या किया? व्हाट डिड नेपोलियन डू? नेपोलियन पहले तो भाई मेरिट के बेसिस पे अपनी मिलिट्री में पोजीशन को इनहांस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में रॉबस्पियर का राज चल रहा है, तो वहां पे टूलोन सिटी को उसने रिकैप्चर किया और फ्रांस को ब्रिटेन की इन्वेजन से बचाया। उसके बाद 1795, अक्टूबर 1795 का ये जो इंसिडेंट है, यहां पर सत्ता खत्म होने वाली थी, तो नेपोलियन ने विफ ऑफ ग्रेप शॉट को यूज करके सरकार को दोबारा प्रोटेक्ट कर लिया, राइट। फिर कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ इंटरनल बनने के बावजूद भी एक्सटर्नल एनिमी से भी नेपोलियन ने फ्रांस को बचा लिया, और टेरिटोरियल गेन अलग से इंक्लूड करवाए। ठीक है, बेल्जियम, लोम्बार्डी और राइन नदी का जो लेफ्ट बैंक है वो फ्रांस के पास आ गया। अब इन सब चीजों की वजह से नेपोलियन फ्रांस में फेमस होगा कि नहीं होगा? बताओ। दोज हु थिंक कि नेपोलियन फेमस होगा वो लिखो फेमस, दोज हु थिंक नेपोलियन बदनाम होगा वो लिखो बदनाम। ठीक है, नेपोलियन जो है काफी ज्यादा फेमस हो गया, राइट। तो यहां पर नेपोलियन की जो पॉपुलैरिटी है इट इज एट ऑल टाइम हाई। ठीक है, ऑल टाइम हाई चल रही है, और पता लग गया कि भाई ये ऑस्ट्रिया को डिफीट करना इतना आसान नहीं था। टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली इसने इस तरह से ये जो थ्योरीज पढ़ रखी थी ना पहले एकेडमी में, ये मिलिट्री थ्योरीज को स्टडी करता था, उन थ्योरीज की इंप्लीमेंटेशन में ये काफी कामयाब रहे। ठीक है, तो किस्मत नेपोलियन का पूरा साथ दे रही है, राइट, एंड ही इज विनिंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, एक के बाद एक इनको विक्ट्री मिल रही है। अब देखो क्या होता है। 18 ब्रूमायर, अगेन दिस इज द सेकेंड मंथ ऑफ फ्रेंच कैलेंडर, राइट। 18 ब्रूमायर ये डेट है, फ्रांस में इसको कहते हैं 9 नवंबर की, वैसे अदरवाइज ये बात है। तो 9 नवंबर 1799 की बात है, राइट। नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने डायरेक्टरी को ओवरथ्रो कर दिया। ऐसा हुआ कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, नेपोलियन फेमस हो रहा है, नेपोलियन के पास लोगों का सपोर्ट है। अब लोगों के सपोर्ट आने के बाद क्या है, नेपोलियन में एम्बिशंस जागने शुरू हो रहे हैं, नंबर वन। एंड नंबर टू, डायरेक्टरी जो है वो इनएफिशिएंट नजर आ रही है। ठीक है, डायरेक्टरी इज टर्निंग आउट टू बी इनएफिशिएंट। नेपोलियन भी देख रहा है कि भाई इतनी सारी टेरिटरीज में तुम्हारे लिए जीत रहा हूं, तुम फिर भी देश को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो डायरेक्टरी काफी ज्यादा, उसके अंदर भी करप्शन होना स्टार्ट हो गई थी, राइट। इट टर्न्ड आउट टू बी इनएफिशिएंट, एंड नेपोलियन आल्सो टर्न्ड आउट टू बी एम्बिशियस। सो यहां पर नेपोलियन ने क्या किया? एक मिलिट्री कूप कर दिया, राइट। उस समय की जो फ्रेंच सरकार थी उसको ओवरथ्रो कर दिया, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईयर 8। ठीक है, 8वां साल, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का 8वां साल। ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईयर 8 वाज इंट्रोड्यूस्ड, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ कॉन्सुलेट। तो यहां पर देखो क्या क्या हो रहा है, एक फ्लो चार्ट याद रखना। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस की सत्ता किसके पास है? राजा के पास, बर्बन डायनेस्टी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या बनी? डायरेक्टरी बनी, राइट। डी फैक्टो चलो रॉबस्पियर के पास था। उसके बाद डायरेक्टरी चलती जा रही है, फिर नेपोलियन ने इस डायरेक्टरी को ओवरथ्रो कर दिया और एक नया सिस्टम बनाया गवर्नमेंट का, जहां पे एक कॉन्सुलेट होगा जिसमें 3 कॉन्सुल्स होंगे, और ये कॉन्सुल्स मिलकर सरकार चलाएंगे। ठीक है, ये सिस्टम एक है।
है मतलब है। अब इसके पीछे लॉजिक रीजन वो हम इतना नहीं जा सकते डिटेल में, इतनी डेप्थ में, बट ये एक फ्लो चार्ट चल रहा है। तो नेपोलियन ने डायरेक्टरी को खत्म करके कॉन्सुलेट सिस्टम को स्टार्ट करवाया, राइट। और इसमें जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का, उसमें 3 काउंसिल्स बने जिनको इलेक्ट किया जाएगा फॉर 10 ईयर्स, और ये सरकार एक साथ मिलकर चलाएंगे, राइट। अब इस सिस्टम के अंदर क्या है कि ज्यादातर पावर्स जो हैं इसमें कौन कौन है, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल। तो ज्यादातर पावर जो है ना, इसमें जो 3 काउंसिल है, ये ऐसा नहीं है कि तीनों पावर इक्वली शेयर कर रहे हैं और चेक्स एंड बैलेंस बने हुए हैं। ज्यादातर पावर जो है फर्स्ट काउंसिल के हाथ में जा रही है, राइट। तो अब नेपोलियन इंश्योर करना चाहता था कि देखो कॉन्सुलेट सिस्टम आ गया, ये काउंसुलेट लोग इलेक्ट करने, राइट। और इसमें ज्यादातर पावर फर्स्ट काउंसिल के पास होती है। नाउ ही वांटेड टू इंश्योर दैट ही बिकम्स द फर्स्ट काउंसिल, देयरबाय बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल मैन इन फ्रांस। यहां पर नेपोलियन ने सोचा कि यार, मैंने फ्रांस के लिए इतना कुछ किया, मैंने बगावत, मैंने पहले तो ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर्स जीती, मैंने ऑस्ट्रिया और पिडमोंट को भी डिफीट किया, उसके बाद जब डायरेक्टरी करप्ट होना स्टार्ट हो गई, मैंने उसको भी खत्म करके नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया। हवा जो थी ना, हवा का रुख, वो नेपोलियन की फेवर में था। नेपोलियन ने कहा कि भाई अब मुझे इंश्योर करना है कि मैं ये फर्स्ट काउंसिल बनूं, एंड ही मैनेज्ड टू बी द फर्स्ट काउंसिल, व्हिच मेड हिम द मोस्ट पावरफुल मैन इन फ्रांस। और यहां पर अब नेपोलियन क्या करेगा, लीड करेगा पूरे फ्रांस को। यहां तक क्लियर एवरीवन? ठीक है। फर्स्ट काउंसिल मोस्ट पावरफुल इसलिए था क्योंकि फर्स्ट काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अपॉइंट द सेनेट, जो क्या करते थे, लॉस की इंटरप्रिटेशन करते थे। यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी ये काउंसिलेट है, लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है, ये सेनेट है, राइट। अब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट 1799 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद 1799 तक ये पूरा इंसिडेंट हो गया। उसके बाद 1802 में नेपोलियन ने क्या किया, कानून में ऐसे चेंज किए जिससे कि ही विल बी द फर्स्ट काउंसिल जब तक वो जिंदा है, एंड अपने मरण उपरांत ही विल बी एबल टू चूज हिज सक्सेसर। 1802 में इसने ये कर दिया, राइट। सो यहां पर यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि ये काम करके नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन बेसिकली किल्ड द रेवोल्यूशन, इजंट इट? कैन वी से दैट नेपोलियन वाज द चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन? क्योंकि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन ना होती तो वो जो एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड वाले मिलिट्री ऑफिसर्स थे वही हायर रैंक्स तक पहुंच पाते। रेवोल्यूशन हुई इसलिए नेपोलियन के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने की जगह मिली। दिस इज सेम एज फैकल्टी हो सकता है बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन अगर व्यूज नहीं आ रहे, है ना, व्यूज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि वो फिर किसी काम का नहीं है। व्यूज मैटर करते हैं भाई, इट इज सिमिलर टू दैट, राइट। अगर फैकल्टी टैलेंटेड नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तमाशबीनी करके व्यूज गेन कर लेता है, राइट, या फिर व्यूज के पीछे तो कई दूसरे पैरामीटर्स होते हैं, वो किसी तरह लेके आ पा रहे हैं, तो जैसा मर्जी फैकल्टी हो, भाई वो दम है उस बंदे में। मैं कई सारे, मतलब ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, ना ही मैं खुद को कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा फैकल्टी हूँ। यार एक्चुअली देयर आर मेनी फैकल्टीज, राइट। राजस्थान हिस्ट्री ना एक पढ़ाने वाले बड़े फेमस फैकल्टी हैं, नो इल विल अगेंस्ट हिम, बट यार वो क्लास के अंदर जो बातें करते हैं ना, वो कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही। इसी तरह से हिस्ट्री के एक बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर टीचर हैं, जो लोग उनसे पढ़ चुके हैं, जैसे मेरी वाइफ वाजीराम की क्लासेस में जब, उप्स, आई शुड नॉट हैव सेड दैट, जब मेरी वाइफ क्लासेस में पढ़ती थी अपने, ठीक है, तो वो सर हिस्ट्री पढ़ाते थे वहां पे, है ना, तो उनकी हिस्ट्री में बताती कि नहीं पढ़ाते थे, वो बातें करके चले जाते थे, बच्चे खुश, भीड़ आती थी पूरी, दूसरे इंस्टीट्यूट्स की भी उनकी क्लासेस सुनने के लिए, लेकिन एक काम की बात नहीं करानी उन्होंने, मोटिवेट करके चले जाना। हाँ, ये तुम पढ़ लो, ये देख लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो हो गया, हाँ हमारा मॉड्यूल कंप्लीट, बस दैट इज इट, आज इतना ही, और बच्चे फेयरवेल दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ पर जिसके पास, नहीं नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा शानू, इधर वापस आ जाओ, ठीक है, इधर वापस आ जाओ, हम ज्यादा डिविएट ना हो जाए, राइट। तो अब फर्स्ट काउंसिल फॉर लाइफ बेसिकली नेपोलियन जो है वो बन गया, ठीक है, एंड पावर टू नॉमिनेट हिज सक्सेसर।
तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो क्या थी बेसिकली, कि राजा की सत्ता को हटाकर हमने रिपब्लिक बनानी है, बट ये काम करके रिपब्लिक खत्म हो गई। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट गड़बड़, ठीक है। और नेपोलियन, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन ना होती तो नेपोलियन बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो टैलेंट उसका रिकॉग्नाइज ही ना होता। इसके एक और एग्जांपल है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखने का मौका मिले, मैं सही बता रहा हूं, वो टॉप 10 में रैंक ला सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स है ही ऐसा कि वो बेचारे अगर 0.75 से भी रह जाते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने में, तो उनको वो मौका ही नहीं मिल रहा। तो प्रीलिम्स इज लाइक दैट रेवोल्यूशन, ठीक है, राइट। प्रीलिम्स इज सिमिलर टू दैट रेवोल्यूशन। अब आगे चलते हैं, 1804 की बात करते हैं। 1802 में जब नेपोलियन ने खुद को एक तरीके से राजा घोषित कर दिया, फर्स्ट काउंसिल घोषित कर दिया, 1804 में नेपोलियन को क्या चाहिए थी? लेजिटिमेसी चाहिए थी। अब जो राजा होते थे, राजाओं को लेजिटिमेसी कौन देता था? चर्च देता था, ठीक है। राजा को लेजिटिमेसी कौन देता था? चर्च देता था, राइट। तो 1804 में नेपोलियन ने डिसाइड किया कि भाई अब मेरी ताजपोशी होनी चाहिए, और चर्च ने क्या किया? चर्च ने स्पेशल, राइट, चर्च ने स्पेशल एक व्यवस्था की कि भाई इनको हम, इनकी ताजपोशी करने में पोप खुद आएंगे, ठीक है। चलो ये कहानी मैं अभी रुक के बताता हूँ, उसकी इमेज एक आएगी ना, फिर मजा ज्यादा आएगा, ठीक है। इसको जरा रुकते हैं। पर चर्च आया था, लेकिन उसमें भी नेपोलियन ने अपने तेवर दिखाए थे पूरे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेपोलियन की पॉपुलर राइज के पीछे क्या क्या कारण है, ये सभी को समझ में आ गए। मिलिट्री विक्ट्रीज वर वन रीजन, ठीक है। इजिप्ट का कैंपेन भी इनका सक्सेसफुल था, इटली का भी सक्सेसफुल था, राइट। इजिप्ट में भी इन्होंने ब्रिटिश को डिफीट किया था, राइट। इजिप्ट में भी इन्होंने काफी टेरिटरीज एक्वायर कर ली थी। इंटरनल ऑर्डर जो था वो रिस्टोर करने में ये सक्सेसफुल हुए थे, और इंटरनल ऑर्डर को रिस्टोर करने के पीछे नेपोलियनिक रिफॉर्म्स जो फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुए थे, दीज वर रिस्पॉन्सिबल। तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से देयर वाज स्टेबिलिटी इन फ्रांस, नेशनलिज्म इन फ्रांस वाज एट ऑल टाइम हाई, एंड प्रोस्पेरिटी जो थी वो भी खूब बढ़ चढ़कर फ्रांस में हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से नेपोलियन की पॉपुलैरिटी खूब थी, और लोग भी जो हैं नेपोलियन के 1802 के इस फैसले को मतलब अपोज नहीं कर रहे। नहीं तो होता है ना कि बगावत हो जाती है, लेकिन लोगों को था कि हाँ, नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही बच्चा है, फ्रांस को आगे लेकर जा रहा है, तो नेपोलियन के राज में सब चंगा सी, आई मीन सब अच्छा होगा, ठीक है। तो यहां पर अब हमने ये देखना है कि किस तरीके से नेपोलियन ने कई सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से लोगों में भी ये काफी पॉपुलर हुए, और फ्रांस भी एक नए शिखर तक पहुंच पाया इन द यूरोप। फ्रांस इस समय पर नेपोलियन के इन रिफॉर्म्स की वजह से सबसे पावरफुल कंट्री बन गया यूरोप का, ठीक है। तो इसके पीछे अब हमें रीजन देखना है। तो नेपोलियन जो है, ही बिलीव्ड इन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नेंस, ठीक है। इनका मानना था कि सेंटर के पास खूब सारी स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए। अगर सेंटर वीक है तो ये जो पेरिफेरल स्टेट्स और सिटीज होते हैं, ये बगावत करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर हमने कंट्री को यूनाइटेड रखना है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खुद ये मेरिट के बेसिस पे ही रोज टू पावर, दैट इज व्हाई ही फेवर्ड मेरिटोक्रेसी। एंड ऑल्सो क्योंकि अपने बचपन के टाइम पर इन्होंने ये देखा था कि एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड के लोग इनका मजाक उड़ाते थे, इनको बुली करते थे। सो इसी वजह से ये कहते थे कि यार इस तरह से भाई भतीजावाद वाले लोग नहीं चाहिए, मेरिट वाले लोग मुझे चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्होंने देखा था कि जैसे डायरेक्टरी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ओवरथ्रो कर दी, तो इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने और ज्यादा रैशनल बनाना है, जो इरैशनल प्रोसेसेस हैं, इनएफिशिएंट प्रोसेसेस हैं, उनको खत्म करना है, ठीक है, राइट। तो ये इनके जो रिफॉर्म्स थे बहुत वाइड स्प्रेड और बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव थे। आपसे यूपीएससी मेंस में स्पेशली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलैबोरेट या इल्यूसिडेट द नेपोलियनिक फॉर्म रिफॉर्म्स, ठीक है। नेपोलियनिक कोड्स को, रिफॉर्म्स को इल्यूसिडेट करो, इलैबोरेट करो, ठीक है। तो इसी में जो ये मैंने आपको कंटेंट दिया है, इसको आराम से पढ़ लेना, और मैंने सिर्फ उतना ही डाला है जो आंसर लिखने में आपकी हेल्प करे, ठीक है। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली नेपोलियन वॉज इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो उन्होंने फ्रांस को क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, फ्रांस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, विच वॉज हेडेड बाय अ प्रीफेक्ट, ठीक है। जैसे मिनिस्टर होते हैं, तो उसी तरह से प्रीफेक्ट वॉज हेडिंग दिस डिपार्टमेंट, राइट। Prefect was heading this department, and all these prefects, they were responsible directly to the central government, not to the people but to central government, right.
इसके बाद जो शहर हैं फ्रांस के, वहां पर मेयर्स होंगे और प्रीफेक्ट के नीचे सब प्रीफेक्ट्स होंगे, क्योंकि बड़े डिपार्टमेंट्स जो हैं अ, उनको मैनेज करने के लिए एक प्रीफेक्ट को अपने सबऑर्डिनेट्स भी चाहिए, तो सब प्रीफेक्ट्स और मेयर्स हैं। ये दोनों लोग, मेयर भी और सब प्रीफेक्ट भी, दे विल बी गवर्नमेंट अपॉइंटी। ठीक है? गवर्नमेंट अपॉइंटी होने की वजह से क्या है, लोकल ऑटोनॉमी नहीं रहेगी, क्योंकि नेपोलियन ने देखा था कि फ्यूडल सिस्टम में, क्योंकि राजा और नोबल्स एग्जिस्ट करते थे। नोबल बेसिकली कौन होते थे? जागीरदार। कि राजा खुद हर जगह नहीं जा सकता, राइट? इसलिए उसने जागीरदार को रख लिया। वो क्या करेगा, एक टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेगा, वहां से टैक्स इकट्ठा करेगा और उस टैक्स में से अपनी सैलरी डिडक्ट करके सरप्लस राजा को दे देगा। लेकिन इस वजह से, क्योंकि उस जागीरदार को लोकल लोग जानते हैं, उसका दबदबा वहां पर है, ये जागीरदार यहाँ का बाहुबली है, तो अगर इस जागीरदार या इस नोबल की नीयत कभी भी फिसली, तो ये बगावत करके इससे सेपरेट भी हो सकता है। तो इसलिए नेपोलियन ने कहा कि ये लोकल ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, मेयर्स और सब प्रीफेक्ट्स दे विल बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जिसकी वजह से, जिसको जानने के बाद आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू शुड फील रियली गुड अबाउट योरसेल्फ, दैट यू आर एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आपको पता है हमारा जो भारत है, इतनी डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स है दैट हैज एंश्योर्ड दैट वी स्टे यूनाइटेड। व्हाट इज इट? इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। व्हाट इज दैट फोर्स? इतनी विभिन्नताओं वाले देश में अलगाववाद की स्थिति पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेशली व्हेन देयर इज डेमोक्रेसी। पॉलिटिशियंस को इलेक्शंस जीतने हैं, इलेक्शंस जीतने के लिए वो कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, किसी भी चीज को यूज करके लोगों को अपने पीछे रैली करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो एक चीज नहीं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी जो है, वो हमारे लोगों में इतना अच्छा है नहीं, उनके ऊपर उनको जबरदस्ती, मतलब उनको समझाना पड़ता है, वो कंट्रोल करके रखना पड़ता है। नो, इट इज नॉट सेक्युलराइजेशन, इट इज द ब्यूरोक्रेसी। ऑल इंडिया सर्विसेज, इट इज ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर ऑल इंडिया सर्विसेज ना हो, तो ये जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु अलग, केरला अलग, कर्नाटका अलग, ठीक है? ये ऑल इंडिया सर्विसेज, आप भी जब यूपीएससी क्लियर करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बनेंगे, चीफ सेक्रेटरीज बनेंगे, तो अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में मान लो कुछ ऐसा हुआ ना कि किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप वहां पर हैं, और आपकी डिस्ट्रिक्ट में पता लगा कि लोग झंडा अपना लगा दिया उन्होंने, तो यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल कि आपके होते हुए ये कैसे हो गया, राइट? स्टेट में क्या चल रहा है, यू एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सो दैट द स्टेट्स, राइट, वो अपने आप में एक ऑटोनॉमस यूनिट की तरह फ्लरिश भी करें, बट एट द सेम टाइम हमारे लार्जर कंट्री का पार्ट भी बनी रहे। ठीक है? तो कल को कोई अगर ऐसे बोले ना कि यूपीएससी क्या है, आईएएस जो है वो लीड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कभी यूपीएससी की तैयारी ढंग से की ही नहीं। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दिस रबिश थिंग्स, एंड मतलब वो क्या ही पढ़ाएंगे मतलब बच्चों को। ठीक है, पॉलिटी पढ़ा हुआ ना सभी ने, गवर्नेंस भी कर लिया होगा आई होप। तो इंडिया को यूनाइट रखने के पीछे देयर आर मेनी फैक्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग वन ऑफ देम, बट मेयर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट एंश्योर यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। आपको लगता है लोगों को पता है आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन? आम जनता को पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आम जनता को पता है व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल का पहला शब्द, प्रीएम्बल के पहले 4 शब्द बोल सकते हैं हमारे आम जनता के लोग? कुछ भी नहीं पता उन्हें। उन्हें कुछ भी नहीं पता। सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? बट चलो ये रहने देते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इट विल बी कंट्रोवर्शियल। सबसे बड़ी आयरनी ना थोड़ी-सी कभी-कभी ये आ जाती है, यार आई डीपली रिस्पेक्ट बाबा साहेब अम्बेडकर, क्योंकि वो जो हमें बनाकर दे के गए ना, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने तैयार किया, ये काम बड़ा काम था। ठीक है? उसके बाद सारी प्रोविजंस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हेल्दी डिबेट होना, उसको पास करना, और एक आजाद भारत में हमारा एक गाइड की तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन ने काम किया, बट इट इज अ रियली ग्रेट थिंग, राइट? नाउ द आयरनी और द सैड पार्ट इज कि अब बाबा साहब अम्बेडकर के जो फॉलोअर्स हैं आज की डेट में, व्हाट डू दे डू? दे वो सिर्फ एक रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर यूनाइटेड हैं, एंड उसमें वो
अंबेडकरिज्म की फीलिंग एक लेकर आते हैं, राइट? और जहां वो एक तरफ कहते हैं कि संविधान संविधान बाबा साहब, ठीक है, बाबा साहब ने संविधान दिया, वहीं पर उसी संविधान की कई जो ऐसी चीजें हैं जहां पर सिटीजन्स को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उन फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स चाहिए तो आप किसी और के भी खत्म नहीं कर सकते। एंड एट द सेम टाइम एवरी फंडामेंटल राइट, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, वो भूल जाते हैं। ये एक इन जनरल मैंने बात बताई है, ठीक है? बट एनीवेज इस चीज का ध्यान रखा जाता है, देयर आर फ्यू गुड ब्यूरोक्रेट्स, राइट, एंड वो इंश्योर करते हैं, ठीक है? हाँ, पॉलिटिसाइजेशन होती है, मोबिलाइजेशन होती है, डेमोक्रेसी है तब तक ये होगा, ठीक है? दूसरी बात, जो करप्शन है यार, वो अमेरिका में भी एग्जिस्ट करती है, करप्शन भी खत्म नहीं हो सकती। हमारा काम होना चाहिए कि करप्शन को मिनिमाइज हम कर सकें, और उसके पीछे ना हमारी भारत सरकार एक बहुत फंडामेंटल गलती कर रही है, राइट? हमारे लोग, हमारी सरकार एक फंडामेंटल गलती कर रही है कि देखो, करप्ट को पनिश करने की वजह से ना वी आर एक्चुअली सफरिंग। हम सिर्फ वन साइडेड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, करप्ट को सिर्फ पनिश किया जा रहा है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा। उसकी वजह से सरकार में क्या हो रहा है, राइट, कि जिसने कोई इनिशिएटिव लेना होता है उसके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है इनिशिएटिव लेने की। उल्टा वो डरता रहता है कि यार अगर ये मैंने इनिशिएटिव लिया और मेरे सबॉर्डिनेट्स में से किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो मैं भी घेरे में आ जाऊंगा, फंस जाऊंगा, लटक जाऊंगा, तो बेटर है पड़े रहने दो। ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन, तो नेपोलियन ने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, राइट? मेयर्स और सब प्रीफेक्ट्स को भी इन्होंने कहा कि मैं ही अपॉइंट करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, राइट? और इलेक्टेड बॉडीज जो हैं, ही एंश्योर्ड दैट दीज इलेक्टेड बॉडीज दे वर सबऑर्डिनेट एंड लॉयल टू द सेंट्रल अथॉरिटी। क्योंकि इलेक्टेड बॉडीज जो होती हैं वो लोगों का सपोर्ट, जैसे नेपोलियन को भी लोगों का सपोर्ट था, तो सारी पावर कॉन्सेंट्रेट कर ली। तो अगर ये इलेक्टेड बॉडीज ऐसे धीरे-धीरे इनकी पावर बढ़ी, तो वो नेपोलियन को भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें मतलब कहीं न कहीं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स थे, उनके अगेंस्ट जाती हुई हमें नजर आ रही हैं। हाउएवर, इसकी वजह से देयर वाज अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्रांस व्हिच मेड द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट, राइट? एंड हायरार्किकल ब्यूरोक्रेसी यहां पर इंट्रोड्यूस हो गई, जिससे कि फ्रांस में जो अराजकता थी, वो अराजकता खत्म हो गई। ठीक है? कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आने वाली अराजकता यहां पर हमें खत्म होती हुई नजर आ रही है, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स भी मरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज, फिस्कल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। ही एस्टैब्लिश्ड बैंक ऑफ फ्रांस। बैंक का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है? मनी फ्लो को रेगुलेट करने में बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है? इससे क्या है कि आप और हम जैसे जो हाउस होल्ड्स हैं, हम अपना पैसा सेव करके बैंक में जमा करवा सकते हैं। अगर आप ही में से, हम ही में से एक इंसान, हमारे दिमाग में आइडिया आया कि चलो भाई ट्रेड करते हैं, मर्चेंट बनते हैं, ठीक है? हमें एक इनोवेशन है, इसको बनाएंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, सरकार को टैक्स देंगे, राइट? और बैंक को वापस अपना इंटरेस्ट दे देंगे, तो बैंक भी हमें लोन दे देते हैं, राइट? लेकिन अगर बैंक है ही नहीं, तो हमारे पास बस आइडिया रह जाएगा, उसका होगा कुछ नहीं, राइट? तो बैंक ऑफ फ्रांस की वजह से इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई और जो नेशनल क्रेडिट है, ये भी रेगुलेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? कि किस तरीके से लोन्स दिए जाएंगे, मार्केट में पैसा कैसे फ्लो करेगा, ये काफी ज्यादा आराम से एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गया। सेंट्रलाइज्ड टैक्स कलेक्शन हुई, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले मैंने आपको दिखाया था कि टैक्स कलेक्शन जो है, इट वाज वेरी हाईली इनएफिशिएंट एंड इररेशनल, कि जो पैसे दे सकते हैं उनसे नहीं लेने, जिनके पास है ही नहीं उनको पूरा का पूरा उनको निचोड़ दो नींबू की तरह, राइट? तो इसके बाद क्या है कि जब सेंट्रलाइज्ड टैक्स कलेक्शन हुई, तो ये टैक्सेशन ज्यादा इक्विटेबल हुई, यानी कि जिसके पास पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, उसके ऊपर वो टैक्स ज्यादा पे करेगा, राइट? एंड साथ ही साथ इवेजन जो है, वो भी खत्म होनी स्टार्ट हो गई, राइट? और स्टेट रेवेन्यूज इस वजह से वो भी इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। तो ये मतलब ऑल राउंडर एक तरीके से पॉलिसी थी। टैक्स पॉलिसी इस तरह से थी कि लोगों को भी टैक्स पे करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई भी ओवरबर्डन नहीं था। जिनकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो दे रहे हैं। इसी वजह से वो इवेजन नहीं करते थे। नहीं तो अगर जितना मेरे ऊपर लग रहा है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं इवेड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मेरी कैपेसिटी है, लिया जा रहा है, मैं दे दूंगा, ठीक है। अगर जब तक सरकार मुझे परेशान ना करे तो तब तक देते रहो, राइट? तो स्टेट के रेवेन्यू भी यहां पर बढ़ गए। इसी के साथ साथ 1801 और 1802 के बीच में इन्होंने एक बड़ा बैलेंस्ड बजट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि
बुर्जुआ और बिजनेस क्लास ये दोनों खुश थे, आम जनता भी खुश थी। ठीक है? इस तरह का बजट, ये बजट कुछ इस प्रकार का था, जो ट्रेड को भी फ्लरिश करने में एक अच्छी पॉलिसी लेआउट कर रहा था, और साथ ही साथ आम जनता की भी इसमें भलाई नजर आ रही थी कहीं ना कहीं, राइट? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा था। तो फ्रांस, एक नए फ्रांस की स्थापना यहां पर नेपोलियन ने कर दी, राइट? इसके बाद रिलीजियस सेटलमेंट, इनकी जो कोरोनेशन हुई थी, राइट? तो इसमें क्या था कि नेपोलियन के साथ ना एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है कि जब इनकी ताजपोशी होनी थी, तो रोम से पोप पायस द सेवेंथ, ये स्पेशली नेपोलियन के चर्चे इतने ज्यादा थे कि पोप ने कहा कि यार नेपोलियन की अगर हमने ताजपोशी कर दी ना, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो क्लर्जी क्वेश्चन में आ रही है, राइट, एंड रॉयल्टी भी क्वेश्चन में आ रही है, तो अगर मेरे हाथों से नेपोलियन के सिर पे ताज चला गया, तो वापस से जो पहले का एक स्टेटस क्वो वाली रेजीम होती थी, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो पोप पायस द सेवेंथ, ही वाज द रोमन कैथोलिक पोप, ये आए पेरिस में, ठीक है, और इन्होंने कहा कि मैं ताजपोशी करूंगा, राइट? एंड इसमें क्या हुआ कि नेपोलियन के साथ ना ये इंसिडेंट है कि इन्होंने पोप पायस द सेवेंथ के हाथ से ना वो क्राउन छीन लिया, और खुद अपने सिर के ऊपर वो क्राउन ऐसे लगा लिया, और कहा कि आप गेस्ट की तरह आए हो, गेस्ट बनो, मैं राजा हूं, इसके लिए मुझे किसी चर्च की परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बड़ा फेमस इंसिडेंट था कि पोप पायस और कई लोग हक्के बक्के रह गए थे, लेकिन बहुत से लोग ये नेपोलियन की बहादुरी को, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, ठीक है, नेपोलियन की बहादुरी को कई लोग एडमायर भी कर रहे थे। ठीक है, राइट? सो कैथोलिक चर्च ने एक तरीके से क्या किया कि लेजिटिमेसी, कैथोलिक से बीच में लेजिटिमेसी भी मिल गई नेपोलियन को, साथ ही साथ ये भी पता लग गया कि भैया बंदा बेबाक है, राइट? किसी का कोई खौफ नहीं है इसको, राइट? एंड रिलीजन में इन्होंने क्या किया कि कैथोलिक चर्च को रिकॉग्निशन दी, राइट? लेकिन कहा कि ये कैथोलिक चर्च स्टेट के कंट्रोल में होगा, स्टेट कैथोलिक चर्च के कंट्रोल में नहीं होगी जैसे पहले होता था, क्योंकि आप भी दूध के धुले नहीं हो, आपकी वजह से भी बहुत भसड़ पुरातन काल में हो चुके हैं, राइट? तो कैथोलिक चर्च वाज रिकॉग्नाइज्ड, बट इट वाज अंडर स्टेट कंट्रोल। क्लर्जी, इनको सैलरी कहां से मिलती थी? सरकार देती थी। लोगों की डोनेशंस, टिथेस कलेक्ट करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, सरकार डिसाइड करेगी आपको क्या मिलना है। तो इसी से क्लर्जी को कंट्रोल किया जा रहा है, राइट? जो बिशप्स थे, ये भी नेपोलियन नॉमिनेट करता था। कहां वो टाइम था जब फादर लोग डिवाइन राइट्स थ्योरी को इंप्लीमेंट करते हुए आर्च बिशप्स जो होते थे वो ताजपोशी करते थे, लेकिन अब बिशप्स को नेपोलियन नॉमिनेट कर रहा है, राइट? प्लस फ्रांस में इन्होंने कहा कि बिकॉज फ्रीडम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो देयर वुड बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट? एंड दिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाज गारंटीड टू प्रोटेस्टेंट्स एज वेल एज जूस। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि नेपोलियन ने जब पोप, सो कॉल्ड पोप पायस दी सेवेंथ से सो कॉल्ड कोरोनेशन करवाई, तो कैथोलिक चर्च को रिकॉग्नाइज कर दिया गया, और मेजॉरिटी रिलीजन जो फ्रांस में है वो कैथोलिक चर्च ही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, राइट, जो प्रोटेस्टेंट्स हैं हु हैव डिफरेंट बिलीव्स इन कंपैरिजन टू द कैथोलिक्स, उनको भी अपनी मान्यताओं को फॉलो करने का अधिकार है। ज्यूज, जिनके बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट व्यूज हैं, उनको भी अपनी मान्यताएं फॉलो करने का अधिकार है। ठीक है, तो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी यहां पर नेपोलियन ने कर दिए। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, वो हुई 1804 में, जब नेपोलियनिक कोड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। नेपोलियनिक कोड्स को इंट्रोड्यूस किया गया इन 1804। अब यहां पर क्या हुआ, दिस वाज द मोस्ट एंड्योरिंग लेगेसी, और इसी ने एक स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस की इनसाइड द फ्रांस, राइट? तो जितने पहले फ्यूडल प्रिविलेज एग्जिस्ट करते थे फर्स्ट टू स्टेट्स के लोगों के लिए, वो खत्म कर दिया और इक्वालिटी बिफोर लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ गया, प्रॉपर्टी राइट्स, इसको लेकर एक ठोस कानून बन गए, सो देवर कोडिफाइड, राइट? और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है ना, ये मतलब इसको रिस्पेक्ट करनी है। स्टडी है क्यों, एंड मेरे में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, पूरी एग्रीमेंट होती है, राइट? व्हाट आर माय राइट्स, व्हाट आर माय ड्यूटीज, राइट? एंड सिमिलरली स्टडी आईक्यू का। तो ऐसे ही कोई भी फैकल्टी मतलब अपनी मनमानी या बिना कुछ बताए ऐसे चला जाए, ऐसे नहीं किया जा सकता। एंड सिमिलरली स्टडी आईक्यू भी इस तरह से बिना किसी रीजन के अपनी मर्जी से किसी को कह नहीं सकता, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए है ताकि जो ऑपरेशंस हमारे चलते हैं, जो एजुकेशन हमारी चलती है, वो आराम से आगे कैरी ऑन हो, और उसमें सबसे बड़ी बात बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम मानेंगे ही नहीं,
कि जा कर रहा हूं, कर ले जो करना है। फिर क्या होगा? फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वही एनआरकी वापस आ जाएगी, राइट। लेकिन जब पता होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया तो कोर्ट केस हो सकता है, और फिर वकील हायर करना पड़ेगा जिसके लिए पैसे चाहिए, राइट। तो फिर क्या है कि वो उसकी वजह से कि कॉन्ट्रैक्ट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। बाकी हाँ ठीक है, अगर बिल्कुल ही डर नहीं है तो कर लो जो करना है, उसमें क्या। बट हाँ, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रहती है, इन जनरल सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी रहती है। और यहाँ पे नेपोलियन ने कह दिया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और इसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो जो तोड़ने वाली पार्टी है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी सिविल, ठीक है। तो इसने भी स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस की। गवर्नमेंट जॉब्स जो थी, क्योंकि नेपोलियन ने खुद मेरिट के बेस पे उठा था, तो इसने इंश्योर किया कि गवर्नमेंट जॉब्स भी मेरिट के बेसिस पे मिलेंगी, बर्थ के बेसिस पे नहीं, जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले होता था। और इन्होंने जो कानून थे वो सिविल कोड, पीनल कोड और कमर्शियल कोड, राइट, इस तरह के ये 3 कोड्स बनाकर इन कानूनों को कोडिफाई कर दिया। और यही कोड्स जो इन्होंने नेपोलियन ने बनाए, इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न यूरोप एंड इवन लैटिन अमेरिकन लीगल सिस्टम। मॉडर्न यूरोप, आज का यूरोप जो एग्जिस्ट करता है, और जो साउथ अमेरिका के इतने सारे कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, दे हैव ड्रॉन इंस्पिरेशन ऑफ देयर लेजिस्लेटिव सिस्टम, ऑफ देयर लीगल सिस्टम फ्रॉम नेपोलियंस कोड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया सभी ने? हैव यू पीपल डाउनलोडेड वो द डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट जो है ना, इधर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, राइट। लास्ट में मैंने ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और डाउनलोड कर लेना। अब आपको एक काम दे रहा हूं मैं, काम ये है कि इस टेबल को आप गो थ्रू करो। मीनवाइल हम लेते हैं 10 मिनट की ब्रेक, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, गो थ्रू दीज कोड्स, ठीक है। इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, अब देखो यार, पूरी डिटेल में ये कोड नहीं पढ़ने। प्रीलिम्स में अगर आना होता ये टॉपिक तो हम अलग तरीके से पढ़ते, लेकिन मेंस में क्या है, जो रिफॉर्म्स नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे उसका एक एनालिसिस आएगा आपको। उस एनालिसिस के लिए ऑलरेडी कितनी सारी डायमेंशंस मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ अगर इसके कोड के ऊपर एनालिसिस आ गया, तो ये जो टेबल में जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है, ठीक है, तो आई थिंक दिस वुड बी इनफ। इतना सफिशिएंट होगा, इसको एक बार स्टडी कर लो, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड इसको गो थ्रू करना ड्यूरिंग योर ब्रेक। एवरीवन क्लियर है यहां तक? और मुझे ये बता दो यार, मजा आना चाहिए। मेरा फायदा तभी है अगर आप लोगों को पढ़ते वक्त मजा आए। अगर क्लियर है तो लिखो क्लियर, अगर पढ़ोगे ब्रेक में तो लिखो, लिखो रीड लिख दो सिर्फ। और हमारी ब्रेक तब शुरू होगी जब आपका रिस्पॉन्स आएगा। तो जितनी डिले से रिस्पॉन्स करोगे उतनी डिले से ब्रेक स्टार्ट होगी, और उतनी डिले से हम वापस रिज्यूम करेंगे, ठीक है। शानू, कंचन, व्हाट अबाउट प्रिया? ऋतिक आया नहीं क्या आज? घनश्याम, अमित, ऋतिक शायद आज आया नहीं, चलो कोई नहीं। एकता, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, चलो इसको पढ़ो अपने डॉक्यूमेंट से डाउनलोड करके, राइट। वी विल रिज्यूम इन 10 मिनट्स, ठीक है। इन कोड्स के बाद अब नेक्स्ट चीज जो हमने करनी है, घनश्याम ने क्या पूछा है, रुकिए। आपने क्वेश्चन क्या पूछा है? मेरे 2 क्वेश्चन का ऊपर आंसर कर दीजिए। अब आई, विच इज द मोस्ट सेक्युलर एंड नेशनलिस्ट कंट्री इन यूरोप करंट टाइम? Irrelevant question, very political in nature. Can't say, can't say about it. पॉलिटिक्स में लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था। यस, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था, जब नेशनल असेंबली ऐसे बैठी थी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो जो राइट साइड बैठे थे, दे वर कंजर्वेटिव्स, ठीक है। दे बेसिकली वांटेड द ओल्ड रेजिम टू कंटिन्यू। और जो लेफ्ट साइड बैठे थे, दे वर रेवोल्यूशनरीज एंड बेसिकली दे वांटेड टू चेंज द एंटायर सिस्टम। और जो सेंटर में बैठे लोग थे, वो जनरली क्या थे, वो चेंज चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे चेंज चाहते थे। तो यस, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था, ठीक है। घनश्याम, ठंड पै गई, आगे चलें, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। तो नेपोलियन ने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि लकीली इनके भी बचपन में इनकी जो एजुकेशन थी वो काफी अच्छे से हुई थी, राइट। जिसकी वजह से ही वॉज टैलेंटेड एंड दैट इज वाई मौका मिलने पर मेरिट के बेसिस पे काफी आगे बढ़ भी गए, ठीक है। तो इनको ये रियलाइज हुआ कि इनकी एजुकेशन ने
इन्हें कैपेबल बनाया और उस कैपेबिलिटी की वजह से फ्रांस इनके साथ आगे बढ़ रहा है। सो एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर नेशन बिल्डिंग एंड ऑल्सो फॉर द लॉयल्टी। ये भारत को भी इस समय समझने की जरूरत है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ढंग से नहीं कंडक्ट करवा पाएंगे तो कोई विश्वगुरु नहीं बनने वाला भारत। ठीक है, मुश्किल है, राइट। और उसमें ये बड़ी ही बेकार आर्गुमेंट होगी अगर कोई ये कहते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिर देने क्यों है, फिर रखे क्यों है, अगर देने नहीं है तो हटा दो सिस्टम, राइट। तो यहां पर फ्रांस में ऐसा नहीं था। नेशन बिल्डिंग और लॉयल्टी को प्रमोट करने के लिए नेपोलियन अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सारे स्कूल्स जो थे वो स्टेट के कंट्रोल में थे। इवन प्राइवेट फंडेड स्कूल भी जो थे वो भी स्टेट रेगुलेशंस के अंडर आते थे। जो इनके सेकेंडरी स्कूल्स थे उनको लाइसेंस कहा जाता था, राइट। एंड दे फोकस्ड ऑन मल्टीपल डिसिप्लिन्स सच एज देयर ओन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, राइट। जैसे हमारे यहाँ हिंदी होती है, फिर संस्कृत होती है, तो यूरोपियंस के लिए संस्कृत इक्विवेलेंट क्या था, लैटिन, राइट। फ्रेंच, लैटिन और साइंसेस के ऊपर एक्स्ट्रा एम्फोसिस दिया गया था, जिसकी वजह से रिसर्च और इनोवेशन भी फ्रांस में होना स्टार्ट हो गया था। रिसर्च इनोवेशन को फर्दर प्रमोट करने के लिए नेपोलियन ने टेक्निकल स्कूल्स ये भी इनिशिएट करवाए और मिलिट्री की इंपॉर्टेंस को समझते हुए मिलिट्री अकेडमीज भी बनाई ताकि और भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग फ्रेंच सोल्जर्स को दी जा सके। 1808 में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस, राइट, इसकी संस्थापना और इसकी एस्टैब्लिशमेंट्स के पीछे भी नेपोलियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जो कि हायर एजुकेशन में यहां पर इस समय पर भी फ्रांस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो टीचर्स थे, टीचर्स में काफी बार ऐसा होता था कि जो क्लर्जी के मेंबर्स हैं, क्योंकि ये क्लर्जी भी क्या है, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर रही है, तो जनरली दे वर आल्सो लॉयलिस्ट एंड एट द सेम टाइम दे वर द मेंबर्स ऑफ द चर्च। सो इसलिए ये डिसिप्लिन्ड लोग होते थे, राइट। इन जनरल अगर आपने देखा हो ना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट इन जनरल इफ यू मीट एनी पर्सन जिसकी शुरुआत से स्कूलिंग कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी, राइट, बड़े फक्र से कई लोग कहते हैं कि कॉन्वेंट एजुकेटेड है, तो वो कॉन्वेंट एजुकेटेड में व्हाई इज इट सो कि उसको प्राउडली बोला जाता है, क्योंकि वहां पर जनरली जो टीचर और आपके प्रोफेसर होते हैं वो फादर्स या नन्स पढ़ाती हैं, और वो एक अलग लेवल का डिसिप्लिन इम्पार्ट करते हैं बच्चों में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लर्जी से क्योंकि टीचर्स को ड्रॉ किया जाता था तो डिसिप्लिन काफी रहता था, और यही बच्चे जब बड़े होंगे तो एक डिसिप्लिन्ड नागरिक बनेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे एंड दे विल बी लॉयल टू देयर गवर्नमेंट, राइट। पब्लिक वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में नेपोलियन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको पता है पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम माना जाता है ना, वो किसका माना जाता है? पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम किसका माना जाता है? शानू वीडियो ठीक है अब? आई होप द वीडियो इज नॉट स्टक नाउ। वीडियो ठीक है? ब्लर हो गई है, देख लेते हैं। अभी तो नहीं होनी चाहिए ब्लर। आज की डेट की बात कर रहा हूँ। सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम पेरिस का माना जाता है, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पेरिस का माना जाता है। फ्रांस के ड्रेनेज सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है, और उसमें क्या है कि रोड्स के बिल्कुल पैरेलल में ड्रेनेज सिस्टम्स भी चलते हैं। ठीक है, ये फ्रांस की खास बात है, और यही सिस्टम हमारे कंट्री में चंडीगढ़ में नजर आता है। चंडीगढ़ ले कॉर्बूजियर ने डिजाइन किया था, अ फ्रेंच आर्किटेक्ट। तो फ्रांस के ही आर्किटेक्चर को चंडीगढ़ में इनकॉर्पोरेट किया गया है, राइट, जिसकी वजह से हिमालयस के फुट हिल्स में होने की वजह से बारिश तो अच्छी खासी होती है, लेकिन चंडीगढ़ की रोड्स जो हैं वो उस पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। नॉट लाइक गुड़गांव कि छींट पड़ती है यहाँ पे और बाढ़ आ जाती है, राइट। और उस साइड भी मोहाली एंड पंचकुला है, मोहाली पंजाब साइड है, पंचकुला हरियाणा साइड है, वहां पर भी प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इवन मोहाली से जो लोग चंडीगढ़ आते हैं वो भी बाढ़ का सामना कई बार करना पड़ता है उन्हें, राइट। लेकिन चंडीगढ़ का ड्रेनेज सिस्टम अगेन जो पुराना स्पेशली ले कॉर्बूजियर के टाइम का बना हुआ है, दैट इज एक्सेप्शनली रियली गुड। तो फ्रांस में जो ये न्यू ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स, ब्रिजेस का जो एक सिलसिला था, ये नेपोलियन के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, राइट। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया, जहां पे रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स और जो पोर्ट्स होते हैं जहाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, राइट, उनका संस्थापन हुआ, उनको बनाया गया। पेरिस को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, एंड इस समय पर 1802 आते आते
जो 1802 में बेसिकली प्रोसेस इनिशिएट हो गया था, एंड ग्रेजुअली पेरिस एक मॉडर्न सिटी में तब्दील हो गया। कोस्टल एरियाज को फोर्टिफाई कर दिया गया ताकि टुलोन जैसा डिबेकल अगर दोबारा होता है तो फोर्टिफिकेशंस की वजह से जो इन्वेडर्स हैं वो इतनी आसानी से हमारी डिफेंस लाइंस को क्रॉस ना कर पाए। इन मेजर्स की वजह से, ठीक है, ये एक क्लियर कट बात है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं ना, इट इंप्रूव्स द ट्रेड, कॉमर्स, और उससे क्या जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट। इस बात को पता है ना सभी को। एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, और ये भी पढ़ा होगा कि एलपीजी रिफॉर्म्स जब हुए थे तो उनका फायदा, उनका असली फायदा हम टेक्निकली अब जाके ले पा रहे हैं। रीजन इसका क्या है कि एलपीजी रिफॉर्म्स जब इंट्रोड्यूस हुए उसके बाद भारत ने कोलिशन एरा देखा, जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। 10-10 महीने की सरकार, 6-6 महीने की सरकार बन रही है। तो वो जो पॉलिसी रिफॉर्म था, उसके फलीभूत होने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद जब 98 के बाद तो 5 साल की एक स्टेबल गवर्नमेंट हुई जिसने अपनी पूरी टर्म कंप्लीट की, राइट? वहां पर काफी सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए। उन चेंजेस का फायदा हमें तब नजर आया जब 2007-8, ठीक है, 2007-8 और 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, जब अमेरिका की हाउसिंग मार्केट क्रैश हुई। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स बंद हो गए, गिर गए। यूरोप के कई बैंक्स बंद हो गए, गिर गए। लेकिन इंडिया उस समय पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा था, 7.5% की, राइट? क्यों? क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भर भर के काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि हमारी रोड्स काफी शानदार बन गई। आज की डेट में रोड्स में हमने बहुत तरक्की की है। ये तो अपनी आंखों के सामने होते हुए हम सभी ने देखा है। एक ऐसा टाइम था जब, मुझे आज भी याद है कि अमृतसर से फिरोजपुर अगर आपको जाना है या दिल्ली अगर जाना है तो इतनी अच्छी सड़कें नहीं थी। बीच बीच में कई जगहें आती थी, मतलब बाय रोड अगर आप जा रहे हो तो 10 घंटे लग जाते थे, 12 घंटे लग जाते थे। आज की डेट में 6 घंटे में आप पहुंच सकते हो रोड से, राइट? तो इन सारी चीजों की वजह से क्या है कि एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। जब कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई है तो अब क्या है कि अब लॉजिस्टिक कॉस्ट रैशनलाइज हो जाती है, उससे सामान और आगे तक पहुंच सकता है, तो उससे ट्रेड भी फ्लरिश होता है। फिर रोड के आसपास फूड जॉइंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, रेस्टोरेंट्स बनने स्टार्ट होते हैं, राइट? हाउसिंग सोसाइटीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं, तो इकोनॉमी ग्रो करती है। तो यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह का एक प्रोसेस यहां पे शुरू हो गया कि इन सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की वजह से ट्रेड, कॉमर्स और उससे होने वाली एम्प्लॉयमेंट काफी इंप्रूव हुई। तो नेपोलियन देखो, he was the son of French Revolution. We clearly saw it. He also killed the French Revolution, right? And he also took France to new heights. Under Napoleon, France next level पर पहुंच गया था। और अब प्रॉब्लम यहां पर स्टार्ट होगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कि जब आपकी कोई बुराई करनी शुरू कर दे या आपके खिलाफ कोई बोलना शुरू कर दे, तो इट्स एन इंडिकेशन कि आप तरक्की कर रहे हो। कि अगर लोग उल्टा उल्टा बोलते हैं आपके बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप तरक्की कर रहे हो, है ना? और जब हम तरक्की करते हैं हमारे दुश्मन भी बनते हैं, राइट? फ्रांस बहुत तरक्की कर रहा था, और फ्रांस में तरक्की हो रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। अब फ्रांस के बाहर रहने वाले लोग अभी ये नहीं समझ पा रहे, इनफैक्ट फ्रांस के अंदर रहने वाले लोग भी अभी ये नहीं समझ पा रहे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन रिपब्लिक इनिशिएट करने के लिए ली थी, लेकिन रिपब्लिक तो है ही नहीं अब। उनको दिख रही है ट्रेड, कॉमर्स, एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबिलिटी। फ्रांस के बाहर रहने वाले लोगों को दिख रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी और फ्रांस देखो कहां का कहां पहुंच गया, और हमारे यहाँ, हमारे राज्य का तो कोनो आता ही नहीं है ना? तो इस वजह से जो दूसरे देश थे, दे वर वेरी मच वेरी ऑफ फ्रांस, कि मतलब वो जल भी रहे थे और उनको लग रहा था ये फ्रांस को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, नेपोलियन का स्टेचर क्योंकि बढ़ता जा रहा था, तो वही बात होती है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, प्लस एम्बिशन जो होता है ना, एक लिमिट तक सही होता है। वर्ल्ड वॉर 2 जब डिस्कस करेंगे तो हिटलर के बारे में भी यही बताऊंगा। कहते हैं कि जब भेड़िया को मौत आनी होती है ना, तब वो शहर की तरफ भागता है, राइट? तो वही बात हुई कि हिटलर ने भी रशिया के साथ फाइट करके अपना ईस्टर्न फ्रंट खोल दिया, और नेपोलियन ने भी ओवर एम्बिशन के चलते कई अननेसेसरी लफड़ों में उलझ गया, जिसकी वजह से इन्होंने अपना डाउनफॉल देखा। ठीक है। तो इसके रीजन अब देखते हैं, दैट व्हाट वर द रीजन। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, डिस्कस दी डिस्कस दी फैक्टर्स बिहाइंड फॉल ऑफ नेपोलियन, राइट, तो उसको इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो।
Despite his successes, Napoleon's empire eventually collapsed due to combination of internal misjudgments and external pressures. ये लाइन स्पेसिफिकली बेटा ऐड की है, राइट? ये अपने टाइम पे एक मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। ये लाइन इंट्रोडक्शन जो थी, जो मेरे टाइम पे मेरे जो सर थे उनको बहुत अच्छी लगी थी। ये चॉइस ऑफ वर्ड्स उनको बहुत अच्छा लगा था। सो अकॉर्डिंगली आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस लाइन हियर, ताकि इंट्रोडक्शन में आप भी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन सिमिलर वर्ड्स यूज कर सकें। अब इंटरनल मिसजजमेंट्स में सबसे पहले इनकी पर्सनालिटी और डिसीजन मेकिंग के फ्लॉज आते हैं, राइट? क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो आ गई नेपोलियन में, राइट? ही स्टार्टेड टू इग्नोर एडवाइस फ्रॉम सीजन्ड डिप्लोमैट्स, ठीक है? और इनको ना अपनी इनविंसिबिलिटी के ऊपर बहुत विश्वास हो गया था। क्या होता है कि यार फेलियर्स ना लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं, फेलियर्स बहुत जरूरी होते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट हमने हर इंस्टीट्यूट में एक कॉमन चीज देखी है, और मतलब इंस्टीट्यूट में और ब्यूरोक्रेसी में भी ना एक कॉमन चीज ये देखी है कि वो फैकल्टीज जिन्होंने रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा हार्श फेलियर देखा है यूपीएससी का, दे आर रिलेटिवली बेटर फैकल्टीज, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फैकल्टीज ना 2 ही अटेम्प्ट दिए, 2 अटेम्प्ट में वो सीधा इंटरव्यू तक पहुंच गए थे और आके उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, या फिर एग्जाम क्लियर हो गया पहली अटेम्प्ट में, क्लियर करने के बाद पता लगा कि यार ये तो वो नहीं है, मेरे को तो लगा था ये होगा वो होगा, नौकरी छोड़ दी, अब क्या करें, पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चों के साथ ये रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि इनको पता ही नहीं है बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो गलतियां की ही नहीं, राइट? तो फेलियर बड़ा जरूरी है यार। सक्सेस जो है ना, हमें हमारी ईगो बिल्ड करता है, फेलियर हमें सिखाता है, राइट? सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, राइट, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इट इज अ फैक्ट, इवन मेरे भी जो फ्रेंड्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक वो जो अपनी पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर गए पेपर, राइट, और एक वो जिनको अपना चौथा पांचवा अटेम्प्ट लगा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले लोग हैं ना, अब मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा, बट यार दे आर, मतलब 10 में से 2 होंगे जो ढंग के होंगे, लेकिन इनहेरेंटली उनकी दिक्कत होती है, यंग एज में एकदम से सक्सेस मिल जाता है, राइट? और क्योंकि हमने यूपीएससी को और आईएएस को सोसाइटी ने बहुत सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है, तो वो समझते हैं कि पता नहीं कहाँ हम पहुंच गए, हम प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है। तो जब फील्ड में जाते हैं, ईगो क्लैश होते हैं उनके, लोगों को साथ लेके चलना नहीं आता, एंड दैट इज व्हाई दे आर इनहेरेंटली बैड ऑफिसर्स। वाइल ऑन द अदर हैंड, जिसको 2 3 4 झटके लगते हैं, फिर वो एग्जाम क्लियर करते हैं ना, तो एकदम ठहराव के साथ वो जाता है सर्विसेज के अंदर, सभ्य होकर, और याद रखता है कि हाँ भाई, ये मैंने स्ट्रगल किया था, इस स्ट्रगल के बाद मुझे मिला है, तो ये हल्के में नहीं मुझे लेना। और वो जो स्ट्रगल है, उन्होंने इतनी चीजें सिखा दी, कैसे चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना होता है और कैसे सबको साथ लेके आगे चलना होता है, राइट? मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट, ज्यादातर फ्रेंड्स तो 4th 5th अटेम्प्ट वाले ही हैं, और उनको ये पता है और उनको साथ लेके चलना आता है, एंड दे आर, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं ना, उन्होंने स्पीड डायल पे नंबर रखा हुआ है, ऐसा है, राइट? तो सक्सेस बिल्ड्स योर ईगो, फेलियर इज ऑलवेज द बेस्ट टीचर। जो फेलियर आपको सिखाता है ना, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ठीक है, राइट? एंड इधर देखो, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कभी हार ही नहीं सकता, ये एटीट्यूड आना स्टार्ट हो गया। तो जब ऐसा एटीट्यूड आना स्टार्ट हो जाए, मतलब अपने सर्वनाश के पास आते जा रहे हो आप, राइट? फिर अथॉरिटेरियनिज्म आना स्टार्ट हो गया। अथॉरिटेरियनिज्म में क्या है कि जो रेवोल्यूशनरी आइडियल्स हैं, खुद डिक्टेटर बन गए, अपनी कॉरोनेशन कर दी, तो रेवोल्यूशनरी आइडियल्स को बिट्रे कर दिया। नेपोटिज्म, राइट? अब कहने को नेपोलियन जो है वो मेरिट को फेवर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इनकॉम्पिटेंट रिलेटिव्स को भी इन्होंने कॉन्कर्ड टेरिटरीज का कंट्रोल दे दिया, तो नेपोटिज्म भी आना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे नेपोलियन के इंटरनली भी कई अपोजर्स इमर्ज होना स्टार्ट हो गए। और जो इनकी ओवर सेंट्रलाइजेशन थी, राइट, ओवर सेंट्रलाइजेशन को इतना इन्होंने इतना पर्सनली ले लिया कि क्या होता है कि यार जैसे जैसे आपकी टेरिटरीज बढ़ती है ना, 1 सेकेंड यार, क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी टेरिटरी बढ़ती है, वैसे वैसे आपको काम डेलीगेट करना आना चाहिए। आपने कई सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे देखा होगा, राइट? अंकुर वारिकू हो गया, राइट, और भी ऐसे लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि
अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपने टीम हायर की, लेकिन उस टीम में अगर आप ओवर सेंट्रलाइजेशन करके रखते हो ना, तो यू एंड अप डूइंग योर टीम्स वर्क, एंड सिंस यू आर डूइंग योर वर्क एंड योर टीम्स वर्क, यू आर अनेबल टू थिंक। तो उसमें ऐसे बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते, और कई मैंने एग्जांपल्स देखी हैं इसकी। ठीक है, इस तरह के बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते। तो डेलीगेट करना बड़ा जरूरी है। तो नेपोलियन की ये भी गलती थी कि न्यू टेरिटरीज एक्वायर करता जा रहा है, ओवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या है कि एक पॉइंट के बाद इतने वास्ट डोमेन को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। सेकंड, इनके मिलिट्री ओवर रीच और एग्रेशन ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। जैसे कि जो सबसे बड़ा डिबेकल था इनका, वो था 1812 की इनकी रशिया की इन्वेजन का। राइट। तो इसमें ऐसा था कि नेपोलियन ने ना एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्टार्ट किया था। राइट। एंड रशिया वाज अपोजिंग दिस कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो इसमें क्या हुआ कि रशिया के सार अलेक्जेंडर द फर्स्ट को सबक सिखाने के लिए इन्होंने कहा कि आई विल गो टू वॉर विद सार अलेक्जेंडर वन, आई विल डिफीट रशिया एंड इम्पोज कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑन देम। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम बेसिकली क्या था? ये वेट्स एंड मेजर्स एंड इकोनॉमी का एक सिस्टम था जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में नेपोलियन चाहता था कि यूनिफॉर्मली इम्पोज हो। इस सिस्टम की बदौलत पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फ्रांस की एक हेजिमनी बननी थी, और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की शिप्स को फ्रांस में पोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। ठीक है, तो इससे क्या था कि इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम से जहां नेपोलियन को ये लग रहा था, और फ्रांस को तो देखो फायदा होना ही था, लेकिन दूसरे कंट्रीज जो थे वो नुकसान में जा रहे थे। आप समझ लो कि वन साइडेड ट्रेड डील की तरह ये एक तरीके से काम कर रहा था। तो सार अलेक्जेंडर वन ने जब इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई, तो उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया? 6 लाख ट्रूप्स की, 6 लाख ट्रूप्स इज अ वेरी बिग नंबर स्पेशली ऑफ दीज टाइम्स। 6 लाख जवानों के साथ ये चले गए रशिया पर हल्ला बोलने। राइट। और ये कैंपेन कब स्टार्ट हुआ? जून 1812। ठीक है, जून 1812। अब यहां पर जब कैंपेन स्टार्ट हुआ तो फ्रेंच फोर्सेस दे स्टार्टेड कैप्चरिंग सेवरल सिटीज, और रशिया की फोर्सेस जो थी उनको रिट्रीट करना पड़ गया, ऐसा नेपोलियन को लग रहा था। लेकिन एक्चुअली ये रशियंस बहुत शाणे थे। उनको पता था हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है, वो हथियार है हमारी इतनी वास्ट टेरिटरी। रशिया देखे ना, ऐसे लंबाई में ये कंट्री है। तो नेपोलियन ने जून में स्टार्ट किया कैंपेन। ठीक है, रशिया फाइट कर रहा है लेकिन हारता जा रहा है और पीछे जाता जा रहा है। नेपोलियन अंदर ही अंदर खुश होता जा रहा है कि वाह, मैं जीत रहा हूं। राइट, नेपोलियन इज विनिंग, और उसको मजा आ रहा है कि आई एम विनिंग दिस वॉर, आई एम विनिंग दीज बैटल्स। मेरी अब चढ़ाई होगी, सार अलेक्जेंडर वन को घुटने टेकने पड़ेंगे। अब जून में जब सोल्जर्स गए थे, तो ये बिना स्वेटर के गए थे। राइट। जैसे जैसे नेपोलियन की जो आर्मी थी वो आगे एंटर होती गई, राइट, तो रशिया ने भी क्या किया कि धीरे धीरे ना स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो करनी स्टार्ट कर दी कि जहां जहां से वो रिट्रीट कर रहे हैं, वहां के खेतों में आग लगा रहे हैं ताकि इनकी फोर्सेस को खाना ना मिले। राइट। जो ब्रिजेस हैं उनको तोड़ देते हैं, पानी की वाले एरियाज को भी मतलब गंदा कर देते हैं ताकि पानी भी ना पी सकें। राइट। तो द क्रॉप्स वर बर्न्ट, विलेजेस वर बर्न्ट, रिसोर्सेज एकदम क्रंच कर दिए ताकि फ्रेंच फोर्सेस को कोई फायदा ना हो। तो जब नेपोलियन फाइनली मॉस्को तक पहुंचा, यहां पर क्या है कि रशियन आर्मी की कैजुअलिटीज कम थी, नेपोलियन की साइड से कैजुअलिटीज रिलेटिवली ज्यादा थी, और जितनी आर्मी अब रह गई थी, इनके पास स्वेटर नहीं है। बिना स्वेटर के सितंबर के महीने में ये मॉस्को पहुंच गए। राइट। सो धीरे धीरे क्या है कि मॉस्को तक भी जब पहुंचे तो वहां पे भी देखा, इन्होंने जब देखा ना कि मॉस्को में ठंड हो रही है और विलेजेस अबैंडन्ड है, तब इनको समझ में आया कि भाई साहब ये फंस गए हम। राइट। तो फिर इन्होंने पीस नेगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन रशियंस ने अब यहां पर कहा कि बेटा अब तो तुम फंस गए हमारे जाल में, अब पीस का कोई मतलब नहीं बनता। सो रशियंस दे रिफ्यूज टू नेगोशिएट पीस, एंड नेपोलियन ही वाज लेफ्ट स्ट्रैंडेड विदाउट सप्लाईज, विदाउट स्वेटर। मतलब ठीक है, अपना एक मोटा सा कोट इसके पास था, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं था। विंटर्स में फ्रेंच आर्मी, इन्होंने रिट्रीट करने की कोशिश की। अब ठीक है, सितंबर तक पहुंच गए, अब रिट्रीट कर रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने सितंबर तक मॉस्को तक पहुंचने में लगे। अब जब रिट्रीट करना इन्होंने शुरू किया, ऐसे फ्रीजिंग टेम्परेचर में, बिना प्रॉपर इक्विपमेंट्स के, इनके ट्रूप्स ठंड में, कई लोग भूख से मरे, कई लोग बीमारी से मरे। राइट। और कई लोगों को रशियन आर्मी ने अब जाके एम्बुश और अटैक करना शुरू कर दिया। और बाय द टाइम रशिया से पूरी तरह इनका रिट्रीट कंप्लीट हुआ, 6 लाख ट्रूप्स के साथ नेपोलियन गया था, बचे सिर्फ 1 लाख। 5 लाख ट्रूप्स, सच अ ह्यूज नंबर, 5 लाख ट्रूप्स
नेपोलियन ने यहाँ पर गवा दिए सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, राइट? दिस इंसिडेंट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन राइज ऑफ नेपोलियन, राइट? दिस शैटर्ड नेपोलियंस ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी। और इस इंसिडेंट को देखकर ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और ब्रिटेन, इनके हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि पहले ये डर रहे थे, इनको लग रहा था नेपोलियन को डिफीट करना इज इम्पॉसिबल। लेकिन जब रशिया ने नेपोलियन को ऐसा ब्रूटल रिट्रीट करवाया, तो ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और ब्रिटेन जो है, इन्होंने एक न्यू कोलिशन बना ली टू फाइट फ्रांस, राइट? यहां से नेपोलियन का एक मिलिट्री डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और इससे भी पहले स्पेन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी नेपोलियन ने, और इसीलिए स्पेन को नेपोलियन का अल्सर अल्सर ऑफ स्पेन कहते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या था, 1808 में नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने प्लानिंग की कि जो स्पेन का राजा है, राइट, उसको हटवाकर, उसकी सत्ता को गिराकर, ये अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट, ठीक है? तो नेपोटिज्म की एग्जांपल आपको यहां पर दिख गई। अपने मेंस के आंसर में कोट करने के लिए जोसेफ बोनापार्ट की एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है? मेरिट के बेसिस में यहां पे बिठाना चाहिए था, लेकिन नेपोटिज्म के साथ साथ एक टैक्टिकल एरर इसने कर दी। स्पेन के राजा को जबरदस्ती हटवाकर जोसेफ बोनापार्ट को गद्दी पर बिठा दिया, राइट? और इसके बाद क्या हुआ कि बहुत बड़ी वाइड स्प्रेड नेशनल रेजिस्टेंस स्पेन में स्टार्ट हो गई, ठीक है? नेशनल रेजिस्टेंस क्या हुई, स्पेन में स्टार्ट हो गई। किसान स्पेन के, क्लर्जी और फॉर्मल राजा के जो लॉयलिस्ट थे, ठीक है, यानी कि रॉयलिस्ट ऑफ स्पेन, इन्होंने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। और जब भी कोई दूसरी सरकार किसी नई टेरिटरी को एक्वायर करती है ना, तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां पर जो मौजूदा मिलिट्री या मिलिशियाज होते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग गुरिल्ला टैक्टिक्स, ठीक है? हिट एंड रन अटैक्स करते हैं, एम्बुशेस करते हैं, राइट? तो फ्रेंच फोर्सेस जो थी ना, यहां पर लिटरली हैरास हो रही थी, राइट? कि पीछे से आके टपली मार के भाग जाते थे स्पेनिश। एक काला कपड़ा लेते थे, मुंह पे ऐसे कवर करके मुक्के मारे और भाग गए। इस तरह से लिटरली ऐसे कर रहे थे ये स्पेनिश की आर्मीज। तो फ्रेंच फोर्सेस को इस तरह से लड़ने की आदत थी ही नहीं। ऐसे इररेगुलर टैक्टिक्स इनकी एकेडमी में नहीं सिखाए जाते थे, जो नेपोलियन ने एस्टैब्लिश किए थे, राइट? तो यहां पर क्या हुआ, इधर बड़ी दिक्कत आ गई। तो फ्रेंच आर्मी अब फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो गई है। टेरेन और लोकल सपोर्ट इनके पास है नहीं, और साथ ही साथ जो स्पेन था, इट वाज डीपली कैथोलिक इन नेचर। डीपली कैथोलिक इन नेचर का मतलब क्या है कि पोप पायस द सेवेंथ वाला इंसिडेंट ये लोग नेगेटिवली देख रहे हैं कि नेपोलियन में घमंड है, चर्च को कुछ समझता नहीं, भगवान को कुछ समझता नहीं, राइट? प्रोटेस्टेंट्स की भी इसके कंट्री में उनको खुली आजादी है। तो लोग जो है ना, जो जनता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखती है, उनको नहीं पता लगता कि देयर आर सर्टेन ग्रे एरियाज। प्रोटेस्टेंट्स को भी रिलीजन का फ्रीडम देने का ये मतलब नहीं है कि कैथोलिक्स के राइट्स हटा दिए गए। लेकिन जब स्पेन के अंदर मोबिलाइज करना था लोगों को अगेंस्ट नेपोलियन, तो इस बात को ऐसे प्रोजेक्ट किया कि नेपोलियन इज डूइंग परसिक्यूशन ऑफ द कैथोलिक्स, राइट? तो इस कैथोलिक फेथ की वजह से भी क्या है कि ये रेजिस्टेंस बहुत लंबे 6 साल तक ये रेजिस्टेंस चलती गई, जिसने नेपोलियन की फ्रेंच आर्मी को काफी ज्यादा एग्जॉस्ट किया, राइट? ये सारे इंसिडेंट जब चल रहे थे, तो ब्रिटेन में ड्यूक वेलिंगटन, उन्होंने स्पेन को सपोर्ट किया, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन की आपस में बहुत 36 का आंकड़ा, 32 का आंकड़ा, जो भी कहना है, इनकी राइवलरी थी। तो रिबेल्स को सपोर्ट करने के लिए क्या किया इन्होंने, ब्रिटेन ने अपने ट्रूप्स भी भेजे और कुछ सप्लाईज भी भेजी वाया पोर्चुगल, राइट? तो यहाँ पे फ्रेंच फोर्सेस जो थी, दे वर रियली स्ट्रेच्ड थिन, मतलब बहुत नंबर्स में ओवरवेल्म होना स्टार्ट हो गई है, राइट? तो इसलिए नेपोलियन को कई हजारों के ट्रूप्स अपने स्पेशली दूसरी स्ट्रेटेजिक जगहों से स्पेन में जाकर भेजने पड़ते थे, राइट? और क्योंकि इस स्पेन की वजह से नेपोलियन के ट्रूप्स और नेपोलियन के फाइनेंसेस, पैसा बहुत ज्यादा ड्रेन हुआ, इसलिए इसको स्पेनिश अल्सर कहा जाता है, ठीक है? अल्सर का क्या मतलब होता है, छाले की तरह, कि वो एक पेनिंग पॉइंट बन गया, ऐसा पेनिंग पॉइंट बन गया कि नेपोलियन कुछ करना चाहता है, लेकिन जैसे ही कुछ करने की सोचता है, स्पेन की एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पर काफी सारे, राइट, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, राइट? तो इट ड्रेन्ड फ्रेंच स्ट्रेंथ विदाउट एनी डिसाइसिव विक्ट्री। कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिल रही, बस ड्रेन होता जा रहा है। जैसे आप देखो, जो वियतनाम था ना, या हमारे लिए श्रीलंका, यूएस के लिए वियतनाम, वियतनाम भी इसी तरह से बन गया था। वहां पे भी गुरिल्ला टैक्टिक्स के जरिए यूएस की फोर्सेस क्या हैं, दे आर लूजिंग देयर मेन, दे आर लूजिंग देयर मनी। अफगानिस्तान में भी सेम चीज हो रही थी, तो वापस अल्टीमेटली क्या है, वापस आना पड़ता है, ठीक है? तो इधर स्पेनिश अल्सर जो है, ये काफी ज्यादा एक मेजर प्रॉब्लम थी, एंड दिस आल्सो टर्न्ड आउट टू बी अ मेजर क्रैक इन नेपोलियंस एम्पायर एंड हिज रेपुटेशन।
अब कॉन्टिनेंटल सिस्टम की बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल सिस्टम मेनली जो था ना, नेपोलियन ने जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाया, इट वाज मेनली टू क्रिपल ब्रिटेन्स इकोनॉमी बाय बैनिंग ट्रेड बिटवीन ब्रिटेन एंड द कॉन्टिनेंटल यूरोप। तो क्योंकि फ्रांस सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन चुका है, पावरफुल कंट्री बन चुका है कॉन्टिनेंटल यूरोप का, एंड ब्रिटेन की आपको लोकेशन पता है कि दे आर बेसिकली ब्रिटिश आइल्स, छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, और वो मेनलैंड यूरोप से थोड़ा इंग्लिश चैनल के उस पार है। तो यहां पर ब्रिटेन जो है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड वाया सी विद अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो क्योंकि कॉन्टिनेंटल यूरोप में फ्रांस की सत्ता और फ्रांस का झंडा अभी बुलंदियों पर है, तो नेपोलियन ने डिसाइड किया कि ब्रिटेन को तो अब आने नहीं देना। ठीक है, वैसे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एंड अदरवाइज ये हमारे हमेशा कंट्री के अगेंस्ट ही काम करते हैं, राइट। तो इसलिए जितने भी कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं, उनको ऊपर ये कंडीशंस लगानी शुरू कर दी कि ब्रिटेन की शिप्स को आप अपने यहां डॉक नहीं होने देंगे। अगर होने दिया तो फिर वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। क्योंकि नेपोलियन की सत्ता भी मजबूत थी, कई कंट्रीज ने कॉम्प्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि बिना ब्रिटेन के साथ व्यापार किए इकोनॉमी उसको सेटबैक लग रहा है, राइट। इसी वजह से ये पॉलिसी नेपोलियन को बैकफायर कर जाती है। यूरोपियन इकोनॉमीज दे स्टार्टेड टू सफर, और ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स अब स्मगल होना स्टार्ट हो गए। अब स्मगलिंग इज नॉट समथिंग विच इज गुड फॉर एनीवन, राइट, एक्सेप्ट द स्मगलर्स। अगर किसी चीज की स्मगलिंग नहीं हो रही, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो सरकार को आ रहा है, और सरकार के राजकोष या उसकी ट्रेजरी में पैसा बढ़ जाता है, नंबर वन, राइट। दूसरी चीज, एक रिकॉर्ड रहता है, राइट। और तीसरी चीज, इस तरह के ट्रेड को रेगुलेट करना आसान होता है। लेकिन अगर कोई चीज सरकार को पता ही नहीं लग रही कि उनके नाक के नीचे से छुप छुप के इसका ट्रेड हो रहा है, तो एक तो सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा, आम जनता के लिए भी वो चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि जो स्मगलर हैं वो रिस्क लेके उस चीज को आपके देश में पहुंचा रहे हैं। सो वो रिस्क का प्रीमियम चार्ज करेंगे, सो दैट थिंग विल बिकम एक्सपेंसिव, राइट। दैट थिंग विल बिकम एक्सपेंसिव। सो यहां पर बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, उन्होंने इकोनॉमी को सफर होते हुए दिखा, स्मगलिंग फ्लरिश होना स्टार्ट हो गई। और इधर जो रशिया इनिशियली नेपोलियन को सपोर्ट कर रहा था, और क्योंकि रशिया और नेपोलियन का एक अलायंस बना था, तो घनश्याम माय डियर, इस वजह से जब एक ना अफवाह आ गई कि नेपोलियन रशिया के साथ मिलके हेरात के रास्ते से, अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया में इन्वेड करेगा, और इसी के चलते जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल अपने थे, तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंपोज की, और साथ ही साथ टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया अराउंड दिस टाइम। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी अराउंड इसी टाइम हुई थी। ठीक है, नेपोलियन के डर की वजह से सब्सिडरी अलायंस जो है यहाँ पर इंपोज होना स्टार्ट हो गई थी। बाकी ये आपका काम है, लिंकेजेस ड्रॉ करना, बता दिया मैंने, बट ये आपका काम है। ठीक है, तो यहां पर रशिया पहले तो एलाय था, लेकिन इधर इसने कहा कि भैया मुझसे नहीं होगा, तो ये तुम अपना ड्रामा बंद करो। इसकी वजह से ही नेपोलियन की ईगो आई, कहा कि सार तुझे मैं अब सबक सिखाऊंगा, और उसमें 1812 में मुंह की खानी पड़ी इनको। ठीक है, राइट। सो ये फैक्टर्स है। फिर देयर वर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम इनइफेक्टिव हो गया, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्टिनेंटल सिस्टम किस बात पे टिका हुआ है कि ब्रिटेन के अगर जहाज आएंगे तो फ्रांस की नेवल पावर इतनी है कि वो ब्रिटिश के जहाजों को नस्तो नाबूद कर सके। लेकिन ब्रिटिश नेवी की सुपरमेसी थी, तो इसलिए फ्रांस नेवी के मामले में ब्रिटिश का मुकाबला कर नहीं पाए, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल सिस्टम थोड़ा इनइफेक्टिव सा हो गया, राइट। ब्रिटेन जो है वो एंटी नेपोलियनिक कोलिशंस को सप्लाई और सपोर्ट दोनों भेजना स्टार्ट हो गया, राइट। उसके बाद इकोनॉमिक पावर और इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुई थी, तो इसलिए इकोनॉमिक पावर, इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये ब्रिटेन को पावरफुल बना देती है, राइट। तो इस वजह से ब्रिटेन के पास जो एक न्यू, ये सोने के अंडा देने वाली मुर्गी कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इससे जो पैसा आना स्टार्ट हुआ, तो इसकी वजह से लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ने की स्थिति में था। दिस वाज नॉट द केस विद फ्रांस। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ब्रिटेन इकोनॉमिकली सुपीरियर हो गया, और वो जो प्रोडक्ट्स बना रहा है वो बाकी कंट्रीज चाहते हैं, तो इसलिए दे आर सपोर्टिंग ब्रिटेन। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है वो इफेक्टिव रहा ही नहीं, और बैकफायर उल्टा ज्यादा हो गया, राइट। सो फाइनली नेपोलियन जो था, वाटरलू की लड़ाई में आगे डिफीट होता हुआ हम देखेंगे। और आपकी एनसीईआरटी में ना एक चैप्टर है, आई डोंट नो आज की एनसीईआरटीज में है कि नहीं है, बट हमारे टाइम पे था, स्टोरी ऑफ क्रिकेट। नाउ दैट इज वन चैप्टर व्हिच इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जाम, एक्सेप्ट वन थिंग, कि बैटल ऑफ वाटरलू वाज नॉट वन
at Waterloo, but in Manchester's cotton mill and Birmingham's foundries. ठीक है, इसको ये भी लिखते हैं, कई ये भी कहते हैं कि it was not won at Waterloo, but in the cricket stadiums of लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में जीता था, क्योंकि कहते हैं कि ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स को भी क्रिकेट खिलवाई जाती थी, उस क्रिकेट गेम की वजह से उनमें आपस में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन थी, तो यही कोऑर्डिनेशन अल्टीमेटली नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में डिफीट करती है। तो नेपोलियन के अब फाइनल ईयर्स की बात करते हैं, तो इसमें ना 3 बैटल्स होंगी और यहाँ पर नेपोलियन का अब सफाया होगा। सबसे पहले आती है बैटल ऑफ लिप्जिग, राइट? इसको बैटल ऑफ नेशंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंट्रीज दे गैंग्ड अप ऑन नेपोलियन। ठीक है, तो जर्मनी में लेप्जिग नाम की एक जगह है, 16 से 19 अक्टूबर 1813 में ये लड़ाई शुरू होती है। 6 लाख सोल्जर्स दोनों साइड से लड़ रहे हैं, 6 लाख नेपोलियन के एंड 6 लाख ही बेसिकली जर्मनी क्या था इस टाइम पे, प्रूशिया था। तो प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और स्वीडन की एक कोलिशन बनी, 6 लाख फोर्सेस इनकी कंबाइंड है, राइट? फ्रेंच डोमिनेशन को फाइट बैक करने के लिए प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड स्वीडन ने कोलिशन बना ली और फाइट करना शुरू कर दिया। अब यहां पर क्या है, क्योंकि रशियन एक्सपेडिशन में नेपोलियन को सेटबैक लगा, उसमें कई सारे ट्रूप्स इसके मारे गए। उसके बाद स्पेनिश अल्सर की वजह से यहां पे कुछ करना चाहता था, स्पेन की साइड वो प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, 1806 से लेकर 1814 तक स्पेन ने भी जीने नहीं दिया। तो इस वजह से जो फ्रांस की फोर्सेस थी वो हमेशा नंबर में कम पड़ जाती थी, राइट? और दूसरे कैंपेन्स की वजह से ये एग्जॉस्ट भी हो रही थी। तो इस वजह से क्या है, ये पर्टिकुलर कैंपेन जो था लिप्जिग का, इट सॉ वेरी हेवी फाइटिंग, लेकिन अलाइड फोर्सेस ग्रेजुअली दे हैड एन एज ओवर नेपोलियन और फ्रांस की फोर्सेस को रिट्रीट करना पड़ा। रिट्रीट करते करते ये एल्स्टर नदी के पास पहुंच गए, लेकिन यहां पर क्योंकि एक जो ब्रिज था जो इनको वापस आगे पहुंचाने में हेल्प करता, तो वो उड़ा दिया इन एलाइज ने, इस कोलिशन ने, रूसिया रशिया की, राइट? सो फाइनली इनके ट्रूप्स यहाँ पे ट्रैप हो गए एंड नेपोलियन नियरली लॉस्ट 70,000 मेन हियर। 5 लाख रशियन एक्सपेडिशन में 70,000 यहाँ पर, कितने ही स्पेनिश अल्सर में इसने गवा दिए। तो एक के बाद एक, मतलब अब देखो नेपोलियन की जो पॉपुलैरिटी थी अब डाउन जाना शुरू हो गई है, क्योंकि अब क्या है कि इसकी खुद की आर्मी, उसका मोराल डाउन हो रहा है। ठीक है, खुद की आर्मी का मोराल डाउन हो रहा है। सो दिस पर्टिकुलर डिफीट इट शैटर्ड फ्रेंच, राइट? तो जर्मनी के कुछ एरियाज में और सेंट्रल यूरोप में जो इनके कुछ कंट्रोल था वो अब शैटर होना स्टार्ट हो गया और अब नेपोलियन का खात्मा होगा, राइट? तो लेप्जिग की लड़ाई के बाद क्योंकि नेपोलियन के पास बचा ही कुछ नहीं था, लगभग अपनी कितनी बड़ी आर्मी उसने गवा दी, तो अलाइड फोर्सेस फ्रांस के पेरिस तक पहुंच गई बाय मार्च 1814। और यहां पर इतना प्रेशर पड़ा नेपोलियन के ऊपर कि ही हैड टू फ्लाई अवे फ्रॉम पेरिस। तो 6 अप्रैल 1814 को ही एब्डिकेटेड। एब्डिकेटेड का मतलब होता है कि अपनी गद्दी से ही स्टेप्ड डाउन, राइट? उसके बाद एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसके तहत नेपोलियन को कहा गया कि ठीक है यार, तुम अपने टैलेंट के ऊपर राइज किए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पुत्र मानते हो खुद को, तो तुम्हें एम्परर का टाइटल हम रिटेन करने देंगे और एक छोटी सी टेरिटरी देंगे एल्बा नाम की। इटली के पास ही देयर इज अ स्मॉल टेरिटरी कॉल्ड एल्बा। तो जहां से तुम आए थे अपने जन्म के समय पर, वापस उसी देश के पास की एक टेरिटरी, बस यहीं तक तुम्हारा राज होगा। तो नेपोलियन चुपचाप एम्परर का टाइटल लेके एल्बा टेरिटरी में जाके बैठ गया। ये जो अलायंस थी प्रूशिया की, रशिया की, स्वीडन की, ब्रिटेन की, इन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी को नेपोलियन को डिफीट करने के बाद वापस गद्दी पर बिठाया। लेकिन लुई 16 मर गया, तो इसलिए उसका छोटा भाई लुईस 18 इसको बिठाया गया। ठीक है, नेपोलियन की जो बीवी बच्चे थे उनको कहा गया कि आप नेपोलियन के इस एग्जाइल में उसका साथ नहीं देंगे। तो बेसिकली क्या है कि आइलैंड ऑफ एल्बा जो है ये मेन कॉन्टिनेंटल यूरोप से थोड़ा दूर है, इसलिए दूर रखा गया ताकि नेपोलियन किसी भी तरह की दोबारा खुराफात ना कर सके। और बीवी बच्चों को भी कहा गया कि दूर ही रहने दो। मेरे हिसाब से बीवी बच्चों को साथ भेज देना चाहिए था, थोड़ा बिजी रहता नेपोलियन तो दोबारा कोई कॉन्स्पिरेसी की प्लानिंग ना करता जो इसने की थी, राइट? आगे क्या है कि एल्बा में जाके अब नेपोलियन के साथ हुआ तो गलत ही, है ना? बीवी बच्चों को से दूर कर दिया, देश निकाला मिल गया। तो एक छोटे से मतलब जगह पे ये है, वहां पर अपना एक टाइनी दरबार और आर्मी अपनी बनाकर रखी है और फ्रांस की गतिविधियों के ऊपर खास नजर रखी है। फाइनली एक मौका इनको मिलता है मार्च 1815 में। क्या है कि जब बॉर्बन डायनेस्टी वापस आती है और नेपोलियन हटता है, तो फ्रांस ने ना नेपोलियन, ठीक है नेपोलियन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के कई आइडियल्स को खत्म किया, लेकिन उसके बावजूद भी ही वॉज एबल टू टेक फ्रांस टू न्यू हाइट्स, जिसकी वजह से फ्रांस के लोग काफी इंप्रेस्ड थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जब बर्बन डायनेस्टी वापस आई तो एक बार के लिए तो अराजकता फिर आई और इनएफिशिएंसी दोबारा आई और लोग खुश नहीं थे।
नेपोलियन ने इस बात को भांप लिया और कहा ये सही मौका है, अब अगर जाऊंगा तो लोगों का साथ मिलेगा और वापस अपनी सत्ता हासिल करूंगा। तो मार्च 1815 में इन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया, राइट? ही एस्केप्ड एल्बा और पेरिस में वापस रिटर्न किया। इसको क्या कहते हैं कि मार्च से लेकर जून तक इनका रिटर्न हुआ था, तो इसको 100 डे मार्च भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 100 डे मार्च टू जून 1857 1815 सॉरी। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून, बेसिकली अप्रैल मई जून नियरली 100 डेज बनते हैं, तो इसलिए 100 डे मार्च इसको कह देते हैं। यूरोपियन पावर्स ने जब देखा कि नेपोलियन वापस आ रहा है, फटाफट अपनी सारी आर्मी जो है उन्होंने रीअसेंबल की ताकि इसको रोका जा सके। 18 जून 1815 में नेपोलियन को ब्रिटिश आर्मी का सामना करना पड़ा अंडर ड्यूक वेलिंगटन, और बाद में प्रूशियन फोर्सेस अंडर ब्लकर। ठीक है, ब्लकर जो है या ब्लूचर, इसको जो भी आपने बोलना है, तो यहां पर प्रूशियन और ब्रिटेन की कंबाइंड फोर्सेस ने नेपोलियन को बहुत ज्यादा टक्कर का सामना दिया बेल्जियम के पास एक जगह कॉल्ड एज वाटरलू के पास। ठीक है, बेल्जियम में आज की डेट में ये जगह है वाटरलू। तो यहां पर इनकी लड़ाई होती है। प्रूशियन और ब्रिटिश फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट लेवल थी, बट द सेम वाज लैकिंग विद नेपोलियन। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस के चलते नेपोलियन को अपनी डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ी। ही वाज एब्डिकेटेड अगेन एंड ही फाइनली सरेंडर टू ब्रिटिश। इस सरेंडर के बाद इसको और दूर भेज दिया गया। कहां पर? साउथ अटलांटिक में देयर इज अ स्मॉल आइलैंड कॉल्ड एज सेंट हेलिना। इसको आज गूगल करके इसकी लोकेशन को एक बार देखिएगा। तो यहां पर इसको भेज दिया गया एंड 1821 में जब नेपोलियन की डेथ हुई, राइट, तो वो सेंट हेलिना में मारा गया। तो दिस वाज द राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। ठीक है, इसकी लेगेसी को यहां पर समराइज कर दिया गया है। काइंडली टेक अ लुक एंड ट्राई टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Napoleon Bonaparte is often seen as both a child of French Revolution and its destroyer. Critically examine this statement in the context of his rise to power and reforms. ठीक है, क्लियर एवरीवन? ये था नेपोलियन का राइज एंड फॉल। बाकी यार मैं मानता हूं हमने अभी इसको, देखो मैंने कहानी आपको सारी बता दी, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, ये सब के बारे में बताया। इमीडिएटली याद नहीं होगा, ठीक है, इमीडिएटली मुझे भी याद नहीं हुआ था। इनफैक्ट ऑनेस्टली आपको बताता हूं, लेक्चर में आने से पहले मुझे भी रिवाइज करना पड़ता है, राइट, आज भी रिवाइज करना पड़ता है। तो इसका एक ही इलाज है कि बार बार हम इसको पढ़ें, राइट। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिए, राइज ऑफ नेपोलियन वाला जो टॉपिक है ना, इसको ट्राई अगले 24 घंटों में ना कम से कम 2 बार तो आप इसको रिवाइज करो, और उसके बाद ओपन बुक ट्राई टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए वॉट एवर यू नीड, इट इज ऑलरेडी देयर इन दिस डॉक्यूमेंट। ज्यादा डेप्थ, ज्यादा डिटेल का कोई फायदा ही नहीं है यार, क्योंकि 250-150 वर्ड में क्या क्या लिखोगे। ठीक है, तो जितना लिखने की जरूरत है वो हमारे पास सफिशिएंट है। इसके साथ साथ कई दूसरे तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, उसके लिए भी सफिशिएंट फॉर्डर मटेरियल है। ठीक है, तो ट्राई टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, और 2 बार यार ये करना जरूरी है। देखो फर्स्ट टाइम मेरे साथ आपने पूरी कहानी समझ ली, अब आप जब सेकंड रीडिंग करोगे इस डॉक्यूमेंट की, वो जल्दी हो जाएगी, और जब थर्ड रीडिंग करोगे वो और भी ज्यादा जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो 2 रीडिंग्स मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, ये टोटल आपकी 3 रीडिंग्स यहीं पर अगले 24 घंटे में करवा देगी। तो डिसिप्लिन बनाकर रखना। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर इन ट्यून विद मी रिलेटेड टू मिशन आजादी? कई लोगों को पता नहीं होगा इसका, दोज हु आर नॉट कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम। आप में से कितने लोग हैं जो एक मिशन आजादी ना, बेसिकली 28 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था, बहुत से बच्चे ना वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो गए थे प्रिपरेशन में, तो हमने 19 डेज का एक स्प्रिंट लगा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल फोकस्ड तरीके से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हम अपनी पढ़ाई करेंगे, अपने टारगेट्स पूरे करेंगे, कंसिस्टेंसी बनाकर रखेंगे, और हर दिन आपका ढीला पड़ना लाजमी है, तो उसमें हर दिन आपको असाइनमेंट्स और कुछ टास्क जो करने ही करने हैं वो देकर, आपका वो जो होता है ना कि सुबह सुबह एक स्पार्क देना, गाड़ी स्टार्ट करनी है तो की होता है ना, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है, तो की करके आपको सुबह सुबह एक स्पार्क देता हूं, उस स्पार्क की मदद से आपको मोटिवेशन मिलती है और पूरा दिन आपका फिर एफिशिएंट रहता है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसका फायदा ले पा रहे हैं, राइट। आप भी अगर लेना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम के साथ कनेक्टेड रहना। एंड हर दिन की हम थीम बना रहे हैं, जैसे थीम 1 थी आगाज, द बिगिनिंग, कि हमारा मिशन एक स्टार्ट हुआ है, तो आज का दिन पहला दिन है, तो एफिशिएंट होना है। डे 2 क्या था कि बच्चे नेपोलियन की तरह ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं डे 1 पे, और सेकंड डे पे एकदम डिप आ जाता है।
तो सेकंड डे पे क्या हमने टारगेट दिया कि कुछ नया नहीं करना, जो ऑलरेडी कल किया था उसी को एक बार दोबारा देख लो, यानी कि मोमेंटम बनाए रखना है, मेंटेनिंग द मोमेंटम। डे 3 पे क्या था? रिवीजन मैटर्स। सिमिलरली ऐसी डे 4 की एक थीम थी एंड डे 5 की भी थीम थी। बेसिकली यार ये कोई इवेंट तो देखो, कई लोग मेरा जो सुबह 10:15 बजे का इंडियन एक्सप्रेस सेशन है ना, उसको अपनी मॉर्निंग उस फोर्स की तरह यूज कर रहे हैं। वो जो की है ना, वो मॉर्निंग के इंडियन एक्सप्रेस को उसको यूज कर रहे हैं, जिससे उनको एक स्टार्ट मिल जाती है। ठीक है, बाकी इसमें जैसे ये एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कई लोग इसका रिप्लाई करके आंसर कर देते हैं। अभी तक देखें किसी ने किया है? लेट्स सी। हाँ, ये देखो, एस के मल्होत्रा साहब ने इसका आंसर कर दिया। ठीक है, कई लोग डाउट्स भी पूछ लेते हैं, बट ठीक है। ठीक है, इसमें मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो ये करके क्या है कि आप फोकस रहते हो एकदम, कोई फालतू की बात नहीं। ठीक है, ये डे 5 आत्मनिर्भरता, इसमें मैंने क्या किया, एक मास्टर ड्राइव का लिंक दे दिया आपको। इस मास्टर ड्राइव में मेरे जितने इनिशिएटिव्स है ना, तो वो सब आपको यहाँ पर एक ही जगह पे मिल जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा कंटेंट यहाँ पे है, मिडिवल हिस्ट्री का है, साहस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कंटेंट इधर में अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये काफी बेनिफिट इसका हो रहा है स्टूडेंट्स को, राइट? ये मतलब अच्छा है ये आप जब एक बड़े ग्रुप का पार्ट फील करते हो ना खुद को, तो यू डू गेट मोटिवेटेड। रिवाइज कैसे करते हैं, कई स्ट्रैटेजी सेशंस हमने लिए थे। ठीक है, डे 4 रिवीजन मैटर्स था, डे 3 क्या था फिर हमारा? हायर आउटपुट। डे 2 पे डिप आया था, तो डे 3 पे हायर आउटपुट निकालनी थी। ठीक है, और कई स्ट्रैटेजी सेशंस के कॉलेज एस्पिरेंट्स का क्या शेड्यूल होना चाहिए, रिवीजन होता क्या है, उसको करना कैसे होता है, हाउ इज रिवीजन डन, तो ये करके दिखाई थी। इसको देख लेना यार, ये सेशन अच्छा है, आपको भी समझ में लग जाएगा कि जैसे ये जो हम सेशंस लेते हैं, 3-3 घंटे की हमारी क्लास होती है, तो कैसे इसको करना है। तो ऐसे स्ट्रैटेजी सेशंस मैं इधर पोस्ट करता रहता हूँ। फिर हमने एक चैलेंज लिया, बहुत से लोगों से ना सुबह नहीं उठा जाता, लेकिन सुबह उठकर आप अपने दिन की शुरुआत के पहले 2 घंटे अगर सक्सेसफुली किसी भी टास्क को कंप्लीट अगर कर लो, तो आपका पूरा दिन बहुत एफिशिएंट जाता है। तो इधर हमने चैलेंज लिया कि 5:45 AM पे मेरे साथ क्लास में जुड़ोगे, और बच्चे आए। ठीक है, तो यहाँ पर खूब मतलब काफी बड़ा पंप मिला यहाँ पे। ठीक है, तो इसका पार्ट आप भी बनो। कई सारे स्ट्रैटेजी सेशंस, कई सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स मैं लाता रहूंगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, इसका मैं मॉडल आंसर आपको शेयर करूंगा, राइट? एंड लेट मी सी इफ इट वुड बी राइट टू शेयर दिस वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन हियर एज वेल। ठीक है, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी आप पोस्ट कर सकते हो आंसर। मैं अपना मॉडल आंसर भी पोस्ट कर दूंगा, कंपेयर करके यू कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई कि किस तरह से आप और अच्छा आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने इसका फायदा लेना है, बहुत से लोग ले रहे हैं, आप ले सकते हैं। ओपन टू ऑल है, कोई इसका चार्ज भी नहीं है, मतलब ठीक है। इवन आई फील नाइस, ये मुझे भी एक मौका देता है टू स्टे कनेक्टेड विद माय स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड दैट इज इट फॉर टुडे, राइट? और बाकी यार एक स्मॉल रिमाइंडर, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है, प्लीज रेटिंग का हमेशा ध्यान रखिएगा और दीजिएगा जरूर, क्योंकि अगर हमारे वो स्टूडेंट जिनको अच्छा लगा और वो फुल रेटिंग दे सकते थे, अगर आप रेटिंग नहीं दोगे, तो फिर वो दे देते हैं जो विदाउट एनी रीजन ना कभी कभी वो गड़बड़ कर देते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। ठीक है, तो वो प्लीज मत होने देना, राइट? तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज रेटिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। टुमारो, कल सैटरडे है, सैटरडे को 6:30 बजे क्लास होगी। देयर इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग दैट आई हैव टू बी इन, तो 6:30 आई विल बी देयर विद यू।